खुद ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखो आधे कंगे बारह हैं शायद कुछ लोग। ठीक है चलिए देखो अपना आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे प्राचीन। खुद ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखो प्राचीन आधे कंगे बारह हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन यानी सबसे पुराना यही है, सबसे पहला यही है। और प्राचीन इतिहास को अपन पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास में अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले आप एक चीज समझो, जैसे मान लो एक तो आता है प्राचीन, एक आता है मध्यकालीन और एक आता है आधुनिक। ये तीन टाइप की हिस्ट्री है, ये अपन खत्म कर चुके हैं। अपने पास दो ऑप्शन है, प्राचीन और मध्यकालीन। ये बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए बाद में पढ़ेंगे, पहले सबसे बताऊंगा प्राचीन में उसको फिनिश करेंगे। पहले आप ये देखो यहाँ पर दिख रहा है जैसे प्राचीन। प्राचीन को पढ़ने के लिए अपने को एक सीक्वेंस बनाएंगे। देखो इसके तीन भाग बनेंगे, तीन भाग। और जो तीन भाग बनते हैं इन तीन भागों में एक आता है ये देखो प्राग इतिहास, प्राग इतिहास। दूसरा जो स्टेटमेंट आता है वो आता है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। और आद्य के बाद आता है इतिहास। ये हिस्ट्री के तीन पार्ट है, वो भी एंशिएंट के, प्राचीन के। इनमें केवल अंतर करना है, आपको डिफाइन करना क्या है। मैंने आपसे बताया कि अपने को मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने के बाद टॉपिक है प्राचीन का, एंशिएंट का, प्राचीन का। प्राचीन इतिहास पढ़ते तो इसके तीन पार्ट बनेंगे। एक तो पार्ट रहेगा प्राग इतिहास, एक रहेगा आद्य इतिहास और एक रहेगा इतिहास। ये क्रम है मानव के विकास का, डेवलपमेंट का। क्रम क्या है? पहला जो मानव था वो जंगलों में रहता था और जंगलों में रहकर उसकी आजीविका जो थी वो जंगलों में रहती थी। और पहला जो मानव था वो कृषि से परिचित नहीं था, वो कृषि नहीं जानता था। अब एक बात बताओ, अगर जो मानव कृषि से परिचित नहीं है वो शाकाहारी हो सकता है क्या? हो सकता है कृषि से परिचित नहीं है। अगर कृषि से परिचित नहीं है तो अनाज तो आ ही नहीं सकता। और जितनी फल होते हैं, जितनी सब्जियां होती हैं वो भी खेतों में होती हैं, तो इसका मतलब सब्जी भी नहीं आ सकती, फ्रूट्स भी। तो ये मानव कृषि से परिचित नहीं है तो इसका मतलब शाकाहारी तो हो ही नहीं सकता पहला मानव। तो पहला मानव जंगलों में रहेगा, अपनी आजीविका चलाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि पहला मानव खाता क्या था? तो पहला मानव खाता था मांस, यानी मांसाहारी था। अब कैसे मांसाहारी से शाकाहारी हुए, शाकाहारी से सर्वाहारी हुए, ये पूरा क्रम है। स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो मानव की स्टार्टिंग मांसाहारी से हुई है कि पहला जो मानव है वो मानव जंगलों में रहता था, अपनी आजीविका कैसे चलाता था? तो मांस खाता था। अब मुझे बात बताओ, मैं आपसे कहूं ये लोग अग्नि से भी परिचित नहीं थे, लेकिन अग्नि की खोज करने के बाद इनको 2 काल लगे अग्नि का प्रयोग करना जानने में। तो अग्नि का प्रयोग करना भी नहीं जानते थे। अब मुझे बात बताओ, अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानते तो मांस भी कैसा खाएंगे फिर? कच्चा कैसा खाएंगे? तो पहला मानव जंगलों में रहेगा, आजीविका चलाएगा, आजीविका चलाने के लिए क्या खाएगा? मांस। मांस भी कैसा खाएगा? क्योंकि क्या प्रयोग करना नहीं जानते अग्नि। ये भी कंफर्म है। पहला मानव धातु से परिचित नहीं था, इसका मतलब लोहा जानता है ना तांबा जानता है, कुछ नहीं जानता। इसलिए पहला मानव का जो जीवन था पत्थरों पर डिपेंड था और पत्थरों पर निर्भर होने के कारण पहला जो काल है मानव का वो कहलाता था पाषाण काल। अब यहाँ एक और चीज समझो, जंगलों में रहेगा, मांस खाएगा, वो भी कच्चा। तो जानवर क्या खाएंगे? किसको? बस इंसान ही खाएंगे। अब मुझे बात बताओ, यानी जब मानव प्रजाति मांस खा रही है तो पशु जानवर वही मांसाहारी होंगे। तो मानव भी मांसाहारी है। तो अब इस प्रक्रिया में मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी मानव को भूख लगी, आपकी सबकी कोई ना कोई स्पेशल चीज होती है खाने की, पसंद होती है। किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी की स्पेशल चीज कुछ खाने की। ऐसे में आपसे ये कहूं, अगर मानव पूरी तरह से कच्चे मांस पर निर्भर है और मान लो किसी मानव को पसंद है शेर का मांस, शेर का मांस पसंद है। अब ये जानवर और पशु जो है ये भी मांस खाते हैं, तो इसका मतलब पहली मानव को करना पड़ेगा शिकार। तो जो पहला मानव था वो जंगलों में रहता था, अपनी आजीविका चलाने के लिए मांस खाता था, वो भी कच्चा खाता था। और मांस कैसे प्राप्त करता था? शिकार से। फिर आप लोगों को शिकार करने के लिए हथियार तो चाहिए, लेकिन धातु से परिचित नहीं थे तो हथियार कैसे बनाते थे? इसलिए तो मानव का वो काल जो पत्थरों पर निर्भर था उस काल को क्या नाम देते थे? पाषाण काल। अब यहाँ बात करते हैं, अगर मान लो जैसे आप भी हो सारे लोग, आपकी भी कोई ना कोई स्पेशल चीज होगी खाने की जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी। हाँ कुछ लोग बिल्कुल है तो होती है। अब मान लो किसी व्यक्ति को शेर का मांस पसंद है और आज उसका बड़ा मन हो रहा है आपकी पसंद की चीज खाने का, तो जंगल में जाएगा, जंगल में किस चीज को ढूंढेगा? क्योंकि किसका मांस पसंद है? उसे शेर का। अब मान लो शेर कहीं गया और शेर के सामने आप किसी दुकान पे जाओगे, पसंदीदा चीज है तो बताते तो सब मुझे पसंद है, मुझे लेनी है। लेकिन ये शेर का मांस पसंद है, शेर दिखाए शेर के पास जाकर कहेगा उसे कि मुझे आपका मांस पसंद है, तो आप सब थोड़ी देर लेट जाइए, थोड़ा सा ले लेता हूं। तो रिक्वेस्ट करने तो मानो कोई भी उसे पसंद है, आज उसका मन हो रहा है मैं शेर का मांस खाऊं, ज्यादा पसंदीदा है, शेर दिखा, शेर के पास गया, उसे कहेगा आप थोड़ी देर लेट जाइए थोड़ा सा। अब मुझे बात बताओ, शेर को भी मानव का मांस पसंद है, शेर कहेगा पहले तू लेट, मैं थोड़ा सा, पहले तू लेट जा, थोड़ा सा पूरा काम कर देता हूं, थोड़ा छोड़ेंगे भी नहीं। अब इसका मतलब आप अगर शेर से जाकर कहोगे मुझे आपका मांस पसंद है तो थोड़ा सा, तो शेर कहेगा पहले आप लेट, मैं पूरा हिसाब कर देता हूं। इसका मतलब शेर से रिक्वेस्ट कर नहीं सकते, जैसे दुकान वालों से करते हो आप, मिस्टर मंडल पहुंच के बताते पसंद है, ऐसे कर नहीं सकते। तो आपको हर हाल में क्या करना होगा? शिकार। तो पहला मानव शिकार पर डिपेंड था, अब शिकार के लिए तैयार नहीं है तो पत्थर रखते थे नुकीले और पत्थर पर सिर पे मारते थे। पत्थर को सिर पे मारने के बाद कितना भी धुंधर हो, कितना भी बलशाली हो, लेट जाएगा। यानी यहां मारने के बाद उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी कुछ नहीं कर पाएगा, सारा कंट्रोल यहीं से है अपना। और यहीं अगर जब पहुंच गया, जब भी हो गया तो लेट जाएगा। तो ये क्या करता था मानव? पत्थर तो इख्तियार रखता, औजार रखता, सिर पर मारता, सिर पर मारते शेर थोड़ी देर के लिए लेट जाता और शेर जब चलता था देखता पीछे वाला तो सारे गायब है। इतना टाइम लगता है साथ बैठ जाते थे। तो मानव जो है प्राचीन टाइम, इसी को प्राचीन हिस्ट्री कहते हैं। फिर मानव का पहली बार शिकार पर डिपेंड था, तो मानव का पहला व्यवसाय कि मानव द्वारा चीजों से आगे बढ़ के पहली बार कौन सा व्यवसाय किया गया? तो मानव का पहला व्यवसाय पशुपालन। मानव का पहला व्यवसाय कौन सा है? और पशु में सबसे पहले पाला गया था कुत्ता, तो कुत्ते को पालतू कहते हैं कि मानव का पहला पालतू कौन था? कुत्ता। और पहला मानव का व्यवसाय कौन सा था? मानव द्वारा पहली बार खोजी गई धातु थी तांबा। कौन सी धातु थी? मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को कहते थे हस्त कुठार। हस्त कुठार क्यों कहते हैं? ऐसा हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। अब जो चीज मैं सीक्वेंस बता रहा हूं ध्यान रखना। पहला मानव काय में रहेगा? काय की समस्या है, क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसा, क्योंकि काय का प्रयोग नहीं जानता, हथियार काय के होंगे, पसंद किसको करता है? तो जो पहले लेटेगा वो खत्म। अब देखो पहली धातु कौन सी खोजी गई, पहला हथियार कौन सा है? कुल्हाड़ी को क्या कहते थे? मानव द्वारा पहली बार पशुपालन के बाद कृषि स्टार्ट की गई, पशुओं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मानव द्वारा पहली बार कृषि स्टार्ट की गई थी पाषाण काल में। और मानव द्वारा 2 फसल पहली बार की गई थी, गेहूं और जौ। लेकिन बताया यह जाता है कि पहली बार मानव द्वारा कौन सा अनाज प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा पहला अनाज प्रयोग किया गया था जौ। गेहूं बाद में पहले क्या प्रयोग किया गया था? मानव की पहली 4 व्हीलर बैलगाड़ी। पहली 4 व्हीलर कौन सी बनाई गई थी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का संबंध अपन कह सकते हैं कि 4 व्हीलर कहेंगे उसको। तो ये बताते हैं कि उसका सबसे बड़ी जनता की कोई भी काम टाइम तो काम था वो टाइम से नहीं होता था बैलगाड़ी के लिए, बिना गाड़ी के। इसलिए पहली 4 व्हीलर कौन सी है? बैलगाड़ी। इन सब चीज से आगे बढ़कर मानव का ये सारा का सारा जो पैटर्न है वो इसमें आएगा, प्राग में। लेकिन इन तीनों इतिहासों में पीछे नहीं देखना है, मामला आगे तो पीछे देखो। देखो आगे कौन छोटे बच्चों की तरह पेंसिल लेता तेरा, तू झंडू क्यों आता है? पेन की रखवाली कटन से हथियार लेकर आएगा घर से। देखो तो बैग में हथियार रख। देखो यहाँ देखेंगे ऐसे तो तुम टीचर की पीछे ले जाओगे। देखो अपन प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे। कितने पार्ट बताए मैंने? 3। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। सबसे मेन बात है, तीनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस कैसे करेंगे? मानव का वो समय जब लिखना पढ़ना प्रचलित नहीं था, ना कोई आईएएस की वैकेंसी आती थी, ना सीटी आती थी, कुछ नहीं आता था। तो मानव द्वारा वो समय जब लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन कला का प्रचलन नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, वो काल कौन सा कहलाता था? तो पहला मानव ये काम करता था जो मैं बता रहा था, ना कोई सीटी है, ना कोई आईएएस है, ना कोई जॉब का चक्कर है, ना कुछ। बस आप ये देखो कौन लेट सकता है ना? ये करना तो कौन लेट सकता है? किसका मामला गायब कर सकते हैं? देखो अगर तुम लेट गए तो मारा गया। अब देखो मानव का वो समय, अब समझ में ये बात है। तो मानव का वो समय जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन कला का प्रचलन नहीं था, वो था प्राग। फिर मानव का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और विकास में मानव का वो समय इतिहास का जब लेखन कला थी, वैकेंसी आने लगी।
नगरपालिका में सफाई कर्मचारी, स्कूलों में वो जाने वाला, तो छोटी मोटी वैकेंसी आने लगी थी। तो मानव का वो समय जब लिखित साक्ष्य मिले लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन किसी कारणवश हम वो उस समय की लिपि को पढ़ नहीं पाए। तो मानव का वो समय जैसे लिखा तो गया लेकिन किसी कारणवश पढ़ा नहीं गया, वो काल कौन सा कहलाएगा? आदित्य। केवल देख सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्या है ये, और जिस चीज को हम केवल देख सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसी पर लगाते हैं अनुमान क्या हो सकता है, क्या हुआ था, तो ये अनुमान पे कौन सा काल चलेगा? आदित्य। और ऐसा समय जैसे लिखा भी गया पढ़ा भी गया कौन सा है? हमें पता है हमारा राजा मौर्य हुआ, लिखित मिला है। हमें पता है महात्मा बुद्ध हुआ, महावीर स्वामी हुआ, जैन हुआ, 5 सिद्धांत हुए, क्योंकि हमें लिखित मिला है। और जो लिखा मिला जिसे हमने अपने अकॉर्डिंग पढ़ा भी, तो ऐसा काल जैसे लिखा भी गया पढ़ा भी गया वो कौन सा इतिहास? जैसे केवल लिखा गया पढ़ा नहीं गया तो, और जैसे लिखा भी नहीं गया पढ़ा भी नहीं गया तो, ये 3 पार्ट बन गए। हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि हम राजस्थान की सभ्यताओं तक नहीं पहुंच जाते, हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कालीगंगा नहीं आ जाएगी इस सीक्वेंस में। जब कालीगंगा आ जाएगी तब अपन रुकेंगे कि क्या है कालीगंगा। तो यहाँ इसका मींस क्या? तो इसको मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। मानव का वो समय बोलना नहीं है, केवल काम करना है, टाइम कम है और मसाला ज्यादा है। मानव का वो समय जब लेखन कला का प्रचलन नहीं था। तो इस काल का एक एग्जांपल है भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश, भारत की पहली चित्रित गुफा कहते हैं उसे, भीमबेटका की गुफा। मानव का वो समय जब लेखन कला का प्रचलन नहीं था, इसका मतलब जिसके लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, लेखन कला का प्रचलन नहीं था, वही काल है प्राक। इस काल में राजस्थान को लेकर हम बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में एक जगह है बागोर। क्यों बागोर? क्योंकि ये जो काल है ये बताता है पाषाण काल इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा पहली बार पशुपालन नाम का व्यवसाय किया गया और विश्व में पशुपालन की जानकारी बागोर से मिली है। इसका मतलब उस काल की देन है। तो अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। ये इतिहास का वो पार्ट है जिसे अपन इसके अंतर्गत पढ़ते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल का मुद्दा है आपकी राजस्थान में सोनी पड़ते हैं, इंडिया में पढ़ते हैं, और इसके 3 पार्ट भी बनाए जाते हैं पाषाण काल के: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मानव का पहला व्यवसाय मैंने बार-बार क्या बताया आपको? पशुपालन। और पशुपालन जो स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल में, मानव द्वारा फिर करना स्टार्ट किया गया था कृषि, और मानव द्वारा कृषि की शुरुआत हुई थी नव पाषाण काल में। मानव द्वारा पहली बार किस अनाज का प्रयोग किया गया? जौ का। मानव द्वारा पहली खोजी धातु कौन सी? तांबा। मानव का पहला हथियार कौन सा? कुल्हाड़ी। और मानव की पहली 4 व्हीलर कौन सी? बैलगाड़ी। ये स्टेटमेंट है। अब इसके बाद आती है आदि इतिहास की तरफ चलते हैं। तो मानव का वो पार्ट इतिहास का वो समय, मानव का वो काल जब लेखन कला तो थी, लेकिन साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उस काल को कहते हैं आदि इतिहास। इसका लिपि का चक्कर होगा। हम एक लिपि पढ़ सकते हैं, देवनागरी लिपि, जो लिखी जाती है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखते हैं। तो अगर हम बात करें आदि इतिहास की, इसका मींस क्या होगा? जब लेखन कला तो थी लेकिन पढ़ा नहीं गया, ये काल कहलाता है आदि इतिहास। और जो इतिहास है, इतिहास मुख्यतः ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्टार्ट होता है धर्मों से। इंडिया से पढ़ते हैं तो धर्मों से स्टार्ट होता है, उससे पहले वाला काल सारा प्राग में आता है, या आदि में आता है, आदि से पहले वाला प्राग में आता है, सभ्यताओं से पहले वाला। तो ये जो इतिहास है इसका मींस है वह समय जिसके बारे में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, लिखा गया और पढ़ा भी गया, ये वाला सीक्वेंस यहां से आ जाता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो काम का पॉइंट है जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वो है आदि इतिहास। और आदि इतिहास इसके अंतर्गत टॉपिक आता है सभ्यताएं। इतिहास के इस पार्ट में रखी गई हैं सभ्यताएं, इसके अंतर्गत रखी गई हैं सभ्यताएं। क्या आप सीक्वेंस ध्यान रखोगे? इसके अंतर्गत रखी गई सभ्यताएं, हम सभ्यताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझे बात बताओ, या मैंने साफ-साफ लिखा है जैसे लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, वहां अनुमान लगाते हैं, तो पूरा का पूरा काल अनुमान चलता है। इसलिए सभ्यताएं रखी गई हैं। अगर पूरे भारत लेवल पे बात करें तो पूरे भारत लेवल पर 2 सभ्यताएं पढ़ी जाती हैं। एक पढ़ी जाती है सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता, और एक पढ़ी जाती है वैदिक सभ्यता। आप वैदिक को भूल जाइए, हमें वैदिक से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है किसी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसके अंतर्गत मैं आपसे ये कहूं सिंधु घाटी सभ्यता, ये वाला पार्ट उठालेंगे अपन। अपने को ये सीक्वेंस आगे बढ़ाना, सबको साइड कर देंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पाषाण काल है, पाषाण काल से आपको कोई लेना देना नहीं है। अपने को ये वाला पार्ट सोल्व करना है, वहां अपने को मध्यकालीन पढ़ना है, रियासत काल आ जाएगा। तो अपना फोकस है आदि इतिहास पे। आदि इतिहास वो इतिहास का पार्ट जिसे लिखा तो गया लेकिन क्या नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया। और अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत कौन सा टॉपिक आता है? सभ्यता। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 सभ्यता पढ़ते हैं इंडस्ट्री में, एक सिंधु सभ्यता और कौन सी है? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक को रहने दीजिए क्योंकि राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान में लेकर आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। ये बन गया, क्या चलेगा? अब ये जो एरो होने वाला, इस एरो के नीचे वैदिक को छोड़ के ये वाला ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता। मैं लिख देता हूं, जो सीक्वेंस बनेगा वैसे बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता। जो एरो मैंने लास्ट में लगाया उस एरो में लिख के नीचे सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, आपका वही सीक्वेंस रहेगा कॉपी में। सिंधु घाटी सभ्यता अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्या महत्व है तो एक बार अगर अपन काल्पनिक भारत लें, यहां देखो, यहां एक हिमनद है, ऐसे करके बोकरचू हिमनद, एक हिमनद है यहां बोकरचू हिमनद, और इस बोकरचू हिमनद से एक जलधारा निकलती है मानसरोवर झील से, और वो जलधारा से बह के पूरे भारत में बहती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और जब ये बहती है इसमें रास्ते में 5 नदियां मिलती है क्रम से, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। यही क्रम इनका, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 सहायक नदियां, इन्हें कहते हैं पंचहिमनद, पंचहिमनद कहते हैं। लेकिन बात क्या है, ये जो जाल है सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है भाई, और ये बताया जाता है इसे यहाँ कहते हैं सिंगी कमान, और भारत में नाम देते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक जो है, इस पूरा का पूरा जो जाल है, इसके पूरे के पूरे जाल में स्थित जो नगर, बस्ती, गांव, क्षेत्र, इन सबका निरीक्षण किया गया, तो सबका एक जैसा कल्चर मिला, एक जैसा प्रभाव मिला। और एक जैसा कल्चर मिलने के कारण इनको ये कहा गया कि इनको एक ही नाम दे देते हैं। तो एक व्यक्ति था जॉन मार्शल, एक व्यक्ति था जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल नाम का जो व्यक्ति था उसने इस पूरे जाल को, इस पूरे क्षेत्र को नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता, कि इसको नदी के नाम से प्रमुख नदी है सिंधु, तो इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके उत्खनन का काम एक विभाग है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। पुरातात्विक विभाग जिसकी स्थापना 1861 में हुई, कलकत्ता में जिसका मुख्यालय है, उसका काम था इनका शोध करना। तो ये लाहौर से कराची के बीच में जो मार्ग बना रहे थे, रेल पटरी बिछा रहे थे, तो रेल पटरी बिछाते समय रास्ते में एक बटन नाम का व्यक्ति था, बटन बंधु दे दो, और उन बटन बंधुओं को हड़प्पा नाम के क्षेत्र से कुछ चमत्कारिक चीजें मिली या कुछ प्राचीन टाइम की ईंटें मिली, और उन ईंटों से इनको लगा कि प्राचीन टाइम की कोई जगह है, तब यह शोध किया गया। जो पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना 1861 में हुई, लेकिन हमारे पेपर में क्वेश्चन राजस्थान में क्या आता है कि पुरातात्विक विभाग कलकत्ता मुख्यालय था 1861 में बनाया गया, लेकिन पुरातात्विक विभाग ने राजस्थान में काम करना स्टार्ट किया। ये थोड़ा डीपली है। तो राजस्थान में पुरातात्विक विभाग ने पुरानी चीजों के शोध का काम स्टार्ट हुआ था 1871 में। एक व्यक्ति है कार्लाइल, कार्लाइल के नेतृत्व में इसने राजस्थान में सभ्यताओं का किया शोध, पुरातात्विक विभाग की तरफ से राजस्थान के लिए ये व्यक्ति ने किया 1871 में। ये हम बात करेंगे आगे जब क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मैंने आपसे कह दिया कि जॉन मार्शल पूरे जाल को क्या नाम दे दिया भाई? अरे क्या नाम दे दिया है? तो सिंधु एक नदी है, एक जगह का नाम नहीं है, लेकिन सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच में जितने जगह मिली में खुदाई में, उन सबका एक जाल तैयार किया गया, एक ग्रुप तैयार किया गया, उस ग्रुप में जितनी जगह मिली उन सबके ग्रुप को एक ही नाम दे दिया गया, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। हाल ही में लेटेस्ट जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक खोजी गई कुल जगह की संख्या पहुंच चुकी है 1400। कितनी पहुंच चुकी है? इनमें सर्वाधिक जो जगह वो सर्वाधिक जगह भारत में 925। कितनी जगह? पाकिस्तान में 473, काउंट करो कितनी हो गई? 1300, 2 जगह अफगानिस्तान में 1400 हो गई, काउंट करो। 925 जगह है भारत में, 473 जगह है पाकिस्तान में, और 2 जगह अफगानिस्तान में से कुल जगह की संख्या कितनी हो गई? 1400। हमें से कोई लेना देना नहीं, हम आएंगे अपने पॉइंट पे। जो हमको पढ़ना है तो मैं आपसे यहां लिख दूं, इसके अंतर्गत कुल कितनी जगह खोजी गई?
इसके अंतर्गत कुल खोजे गए स्थल और इसके अंतर्गत कुल खोजे गए स्थलों की बात करें तो मैं आपसे कह सकता हूं 1400 स्थल। आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक कहां खोजे गए थे? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो भारत में कुल कितनी जगह मिली? भारत में 925, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में 2। अब यहां से बात करें इन 1400 जगह में तीन प्रमुख जगह, इन 1400 जगहों में तीन जगहों को हमने प्रमुख माना है। और जो तीन जगह प्रमुख है वो कौन कौन सी? देखो, सबसे मेन जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो यहीं से अपने उठता है। और तीन जो जगह इंपोर्टेंट उनमें एक तो हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो और तीसरी है कालीबंगा। तीसरी कौन सी है? मैं आपको चिल्ला कर बताऊं कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिकली चीज आनी चाहिए कि क्यों है। तो 1400 जगहों में तीन जगह इन्हें कहा गया जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की। और दशरथ शर्मा कहता है तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो दो राजधानी थी, तीसरी कौन सी थी? अब हम ये सिंधु घाटी सभ्यता से उठाएंगे सीधे कालीबंगा को। तो मैंने यहां लिख दिया इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत और इसके अंतर्गत आती थी जो सभ्यता उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता को पता है कहां है? कहां है बताओ, कहां स्थित है? अब ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में नहीं आ रहा कि कहां स्थित है, क्योंकि तुम्हें पता होगा वही पेपर में आ जाएगा, पेपर का मतलब क्या है। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। सबसे मेन यहां दो तीन चीज मैं आपको यहां जो बता रहा हूं ध्यान रखना। पहला, ये स्थित कहां है? आप बता रहे हो हनुमानगढ़, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जा रहा। पूछा जा रहा हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में स्थित है? हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? ये याद करना कोई महत्व नहीं है। आपको कितना भी पता हो कालीबंगा हनुमानगढ़ कोई लेवल का नहीं है। ये तो लेवल बहुत नीचे हनुमानगढ़ में कालीबंगा। ये तो सफाई कर्मचारी के पेपर में नहीं आता है क्वेश्चन कि कालीबंगा कहां है। तो बताएं दक्षिण पश्चिम हनुमानगढ़ में, यानी हनुमानगढ़ की दिशा है दक्षिण पश्चिम। ये दिशा ध्यान रखोगे। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखोगे आप सारे लोग, काली बंगा जो शब्द है इसको दो भागों में तोड़ दो, काली प्लस बंगा। अभी जो बंगा शब्द है ना, इस बंगा शब्द का ये नहीं करना है, सीधे चूड़ियां बतानी नहीं, चूड़ियां पर नहीं है। सबको पता कालीबंगा का क्या, काली रंग की चूड़ियां हमें पढ़ना नहीं है। हमें ये पढ़ना है कि चूड़ियां क्यों कहते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द पंजाबी भाषा का, कौन सी भाषा का शब्द है बंगा? पूछा तो ये जा रहा है कि बंगा कौन सी भाषा का शब्द है, कि जो कालीबंगा में बंगा जो शब्द है जिसका अर्थ काली चूड़ियां हैं, उनमें जो बंगा शब्द है किस भाषा का शब्द है। और जितना तुम्हें पता है क्वेश्चन में लिखा जाता है। तो बात करें ये पंजाबी भाषा का शब्द है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। हार्ड टॉपिक है थोड़ा, लेकिन आपको लॉजिक कैसे बताऊंगा कि लॉजिक में वो याद रहेगा पूरा। उसका अर्थ है चूड़ियां, और उसका हिंदी अर्थ, हिंदी में बात करें तो पंजाबी भाषा का शब्द है चूड़ियां। अब मैं ये कहूं काली का क्या अर्थ है? काली तो काली, तो कालीबंगा का अर्थ और कालीबंगा का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ये भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन अब यहां से एक फैक्टर पढ़ना है। जैसे देखो राजस्थान है, पतंगा का, ये राजस्थान में बना लिया। अब आप हिमालय पर्वत पढ़ाई ज्योग्राफी में आपने, इसकी कितनी श्रेणी बताई जाती है? 4, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। सबसे नीचे कौन सा? शिवालिक। शिवालिक जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा विस्तार है। और हम हिमाचल प्रदेश लेकर आए हैं, तो यहाँ पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की ऐसे करके श्रृंखला है। ये शिवालिक पर्वतमाला है और शिवालिक पर्वतमाला है हिमाचल प्रदेश में। और इस शिवालिक की ऐसे करके पहाड़ी निकल रही है कालका। कौन सी है भाई? कालका। उस कालका से ऐसे लहरा लेती हुई जल आती है और यहाँ तहसील है टिब्बी। कौन सी है? टिब्बी। और टिब्बी से प्रदेश कर जाती है। और इस टिब्बी के यानी इसमें बाढ़ उफान का समय होता है, पाकिस्तान चली जाती है, यात्रा कहते हैं। अब यहाँ पर पढ़ना नहीं तो मैं बता रहा हूँ पढ़ना, क्योंकि तुम्हें आता है तो तुम्हें बोलोगे। ये जो नदी है ये गग्गर। कौन सी नदी है? अब आपसे पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो ये तो हो गया सामान्य क्वेश्चन, गग्गर। गग्गर हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे है। क्या होगा? गग्गर नहीं है। गग्गर के नाम मुस्कुरा रहे हो आप। देखो तो ये कालका है। अब देखो यहाँ बताते हैं। अब आपको गग्गर नदी को नाम याद करने, क्योंकि अब सीधे से नहीं आता कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे गग्गर। क्रॉस कर दो गग्गर को। अब क्या आएगा? प्राचीन सरस्वती, द्वैस्वती, नाली, पाट नदी, इस नामों से जानी जाती है। तो गग्गर छोड़ दो, बाकी के नामों को याद करना के किनारे ज्योग्राफी वाले आपको विस्तार से बता देंगे। अब यहाँ ये भी नहीं आता। अब आता है कि अरे तुम मुझे कैसे बुलाया झंडू में, ऐसे कहता ये भी नहीं आता, मैं कहता ये भी नहीं आता, तभी मुस्कुरा जाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, बस अब देखो इधर पानी वाली तो पीलो, देखो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में? कोई बात नहीं, किसी से नहीं कहा मैंने, उनमें कंपटीशन हो रहा है, किससे कहा है? अगर आपसे कहा है पानी क्वेश्चन नहीं मिला में से। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता जिस नदी के किनारे है उस नदी के कौन से किनारे पर स्थित है? राइट, लेफ्ट। अब नदी जा रही है, अब ये नदी इधर से जा रही है, इधर से जाती है तो बाएं, लेफ्ट। कौन सी दिशा है? ये लेफ्ट हो गया। तो आप चल ही नहीं देखो, आप चलेगा टेढ़ा धरो, सेंसर होते हैं, टेढ़ा हो जाता तो चलता नहीं है। सेंसर काम करते हैं, सीधा ही होना चाहिए। देखो तो कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के कौन से तट पर है? बाएं। कौन से तट पे? बाएं। और कई बार मैं इसे पढ़ाता हूं तो आधे लोग तो लड़के तो बोलते नीचे, 14 नंबर का बेचमा बैठता है तब फ्लोर में, तो मैं ऐसे कहता बाएं तट पे, तो मैंने ऐसे लगा दिया ऐसे करके, यहां से तो मैं बुला रहा था, तो पूछ रहा था कि गग्गर नदी के कौन से तट पे है, कौन सी साइड में स्थित है? सब नीचे है। झंडू नीचे, नदी के नीचे कहां जाएगी सभ्यता? नदी के नीचे जा सकती है सभ्यता? सभ्यता तो ऊपर तट यानी कि बाएं होता है, ये बताइए नीचे ऊपर, अरे जाओगे जाओगे तो ऊपर है। तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में और गग्गर नदी के कौन से तट पे? बाएं। कौन से तट पे? और इस कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? बंगा शब्द कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा? और हिंदी में क्या कहेंगे? काले रंग की चूड़ियां। अब यहां से अपने को पढ़ना है कि किस नदी के किनारे है? नदी किनारे। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए सभ्यता होती क्या है। आपके अनुसार सभ्यता क्या होती है? आपके अनुसार सभ्यता क्या होती है? ठीक है, अब यहां सुनो, मैं अभी 5 मिनट में सभ्यता बना देंगे। टाइम बताओ कितना होगा, कितने मिनट हो रही है? 4:52 है ना। भगवान ने अगर क्लास ले रहा हूं 4:52 अचानक से प्राकृतिक रूप आ जाए, पूरा पूरा नीचे चला जाए। अरे नीचे चला जाए, मान लो सैलरी आप क्लासरूम को लो, 4:52 पे नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद बरसात होगी 100 साल बाद, 150 साल बाद, धीरे धीरे पानी इसके अंदर जाएगा, तो जो लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, आप लोग हो गए, इन लोगों में जीवाश्म में पानी के जाने से हिसाब से एक फलाप पैदा होता है अवशेषों में, और फलाप पैदा होगा। जो चीज जमीन में स्थायी है वो तो स्थायी रहेगी, जैसे फलाप पैदा होगा जिस जगह पे वो है उन्हें फलाप पैदा होगा, तो जमीन में फलाप पैदा होगा। और 100-150 सालों में इसी जगह पर जो नीचे अवशेष रहते हैं उनमें टीले बन जाते हैं, छोटे मोटे टीले बन जाते हैं। मान लो 100 साल बाद, 150 बाद, आपने बताया 4:52 हो रही है और चला 2024, भगवान ने प्राकृतिक रूप आया, नीचे चला जाए, ये रोड है, रोड को क्या कहते हैं आपने? और वो वाला अरे कितने 100 फीट देखो, चलो यहाँ देखो, अब रोड पे घूमने जा रहा है कोई नहीं। अब यहाँ से घूमने जा रहा है, घूमने जाते समय किसी व्यक्ति को शक हो गया इस टीले पे कि टीला विचित्र स्थिति में बना हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई इलाज है, और कोई व्यक्ति इस टीले पर आ जाए इसे निरीक्षण करने के लिए, और पहली बार जो टीले पर चढ़ेगा वो कहलाएगा खोज करता, यानी इसका खोज करता है। अब इसको देखकर टीले पे घूमकर इसने शोध करके देखा, उसको निरीक्षण किया, और निरीक्षण करके वो एक तथ्य तक पहुंचा कि इस टीले के अंदर कुछ तो ऐसी प्राचीन चीजें अगर खोदी जाए तो इंपोर्टेंट चीजें मिल सकती हैं। वो जाके घर बताएगा, घर वाले जितने भी जेंट्स हैं वो इकट्ठे होकर क्या लेकर आएंगे और उसको खोदना स्टार्ट करेंगे, और जो खुदाई करेंगे उन्हें कहेंगे उत्खनन करता। मान लो 100 साल बाद, आज से 100 साल बाद कौन सा टाइम आएगा? आज से 100 साल बाद कौन सा टाइम आएगा? आगे से बताओ आप, कौन सा? 2100, ये 100 साल बाद टाइम आ गया। इसको मान लो इसकी खुदाई की, अब जब तक ऊपर मान लो मिट्टी की लेयर है, आसानी से हटा दो मिट्टी की लेयर को, मिट्टी की लेयर छत वाली लेयर आएगी, जैसे आप छत वाली लेयर पर जैसे खोदने की कोशिश करोगे फील हो जाएगा पक्की लेयर है।
अब आपको लगेगा अगर पक्की लेयर तो और ज्यादा विश्वास होगा, आपको अंदर कुछ तो है, जब यहाँ पक्की लेयर तो अंदर कुछ होगा, तो आप छत वाली लेयर को फोड़ना स्टार्ट करेंगे और छत वाली लेयर को फोड़ेंगे तो फोड़ने के बाद इसमें से जो भी निकलेगा, ईंट निकले, पत्थर निकले, जो भी निकलेगा, या इसमें ये कह सकते लोहा मिले, लोहा निकले दीवारों से, तो आप क्या कहोगे? प्राचीन, मैंने आपको पहले बताया वो कागज केवल चीजें मिलेंगी, मुसलमान लगाएंगे, आगे के स्टेटमेंट बनाएंगे। अब आप क्या करोगे? इनको फोड़कर इनको मिलने के कारण आप कहोगे शोध में एक रिपोर्ट तैयार करोगे, प्राचीन टाइम के लोग ईंट या पत्थर और लोहे के घरों का निर्माण करते थे। इसका मतलब यहाँ के घरों का निर्माण ईंट और पत्थरों से होता था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता जहाँ घरों का निर्माण पत्थरों से होता था, गणेश है, तो ये गणेश है। बाकी सब जगह ईंट प्रयोग की कच्ची या पक्की, तो यहाँ के घरों का निर्माण कैसे होता होगा? ईंट और पत्थर। अब लोहा मिलाया तो आप क्या कहोगे? यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, यानी यहाँ के लोग किससे परिचित थे? लोहे से, तो इसे भी परिचित थे। अब छत की लेयर को फोड़कर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पहले अपन क्लासरूम की बात करें, जैसे टेबल रखी हुई है, ऊपर लकड़ी लगी हुई है और लकड़ी बिल्कुल डिजाइन में बनी हुई है, एक ही आकृति की। तो यहाँ ये शोध में बताएंगे कि हमने खुदाई किया, खुदाई में लकड़ी की डिजाइन मिली, तो यहाँ के लोग शायद फर्नीचर का काम करते होंगे, यहाँ के लोग फर्नीचर का काम करते होंगे। ये शोध है कि 100 साल पहले की चीजें नहीं जानते, इनके लिए लोहा लगा हुआ है, इसका मतलब लोहे से परिचित थे। इसके बाद अपने को और बाकी का सामान मिलेगा, जैसे ये मिलेगा, चेयर मिलेगी, तो एक ऐसी एक डिजाइन मिली है जिस पर बैठने की व्यवस्था थी, टेप बाप पीछे कुर्सी रखी प्लास्टिक की, देखेंगे प्लास्टिक से परिचित थे, प्लास्टिक से परिचित थे। जो चीजें मिलती रहेंगी खुदाई में उनकी बात करें। अब ये यंत्र ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब आपको पता प्राचीन टाइम में जो राजा होते थे उस समय गर्मी पड़ती थी ना, तो एसी तरह पंखा था, तो उस दौरान राजाओं का क्या होता था? राजा बीच में बैठा था, तो मोटी मोटी महिला खड़ी रहती थी, दोनों साइड में बड़े बड़े बीच में लाती थी, देखा एसी कूलर नहीं थे। असली वाली बात पहला पैटर्न है। फिर हमारे पंखे आए, पंखे आने के बाद वो बीच ना डिस्क्वालीफाई कर दिए, आप जाइए बीच वाली आप जाइए। अब ये बताते उसके बाद कूलर आए तो पंखों का चलन कम हुआ, एसी आए तो कूलर का चलन कम हुआ, ऐसे करके स्टेप टू स्टेप चीजें पुरानी होती जाती हैं, ट्रेंड कम होता जाता है, नीचे जाती जाती। ऐसे मान लो आज से 100 साल बाद इनका चलन भी खत्म हो जाए और हम इनको जान ही ना पाए, तो स्टेटमेंट तो यही देंगे कि मैं कैसे यंत्र मिले जो घूमते थे, और जब उन्हें घुमाकर देखा तो हवा देते थे। इसका मतलब पहले वाले लोगों में टेंपरेचर ज्यादा होता होगा और टेंपरेचर को कम करने के लिए घूमने वाले यंत्र रखते थे, जिससे टेंपरेचर को कंट्रोल किया जाए और उसमें राहत दी जाए। अब ये इनको बता दिया जिस चीज बनी तो इससे परिचित है। अब आपकी बारी है, आप यहाँ पर परमात्मा में जा चुकी होगी 100 साल बाद, आपका बचेगा कंकाल 80 पंजर। जब वो नीचे आएगा तो वो कहेगा कि जब मैंने खुदाई की तो खुदाई में 40-50 कंकाल मिले, 80 पंजर मिले आपके, लेकिन वो एक चीज और कहेगा, जितने 40-50 कंकाल मिले उनमें एक चीज कॉमन थी, सबकी दिशा एक ही तरफ थी, सबकी दिशा। तो अचानक मान लो आप अचानक से नीचे जाएंगे, आप पैराशूट लेकर जाओगे, खिड़की खोल के भाग जाओगे, इस बार नीचे जाएंगे तो ऊपर ही रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो सारे लोग अचानक जाएंगे तो आपके कंकाल मिलेंगे सबकी दिशा एक ही तरफ थी। अब वो क्या मान लगाएगा? वो मान लगाएगा कि शायद ये लोग इकट्ठे बैठे होंगे, सभा करते होंगे, पंचायत करते होंगे, क्योंकि 100 साल पहले कुछ पता नहीं क्या कर रहे होंगे। फिर वो आगे आएगा, आपका मेरी बारी है, मेरा कंकाल मिलेगा तो हमें उनके जस्ट सामने एक सिंगल कंकाल मिलेगा, वो पड़ा हुआ, आपके बेबी किसी का टेबल में फंसा हुआ मिलेगा, जो पास-पास बैठे आपस में फंसा हुआ मिलेगा। तो देख लो तुम। तो इसमें स्थिति को आप जैसे नीचे जाएंगे दूरी बना लेते हैं, पता नहीं कैसे मिलेंगे बाद में। अचानक से जाएंगे तो वो क्या मान लगाएगा कि जो इकट्ठे बैठे उनके सामने सिंगल स्पीकर मिलेगा। अब ये ग्रेड गलती नहीं है, पेंसिल और बोर्ड नहीं मिलेगा। मैं आपको ये कहूं कि मैंने क्या किया, जैसे लॉकडाउन लगा था 14 मार्च 2020 को, तो मैं 1857 की क्रांति पढ़ा रहा था, डिजिटल बोर्ड का सामान बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, उसमें मार्कर से मैंने लिखा था 1857 की क्रांति, और मैंने वहां से लेकर कुछ सुना रहा था मैं, तीन बेगम, मैं ये बता रहा था कि तीन बेगम थी 1857 की क्रांति, और ऐसे करके लाइन लिखी थी और मैंने की लगा रखा था बीच में। अचानक से 14 मार्च को 12 बजे पुलिस कर्मचारी आए, उन्होंने कहा बंद करना, जैसे ऐसी स्थिति में छोड़ के मैंने कहा बेगम को आगे बढ़ा दूं, नहीं ये रहने दो, अगला आदेश आया तो बेगम यही नहीं बोल गई, ये से हां 14 मार्च। 22 मार्च को तो ऑल ओवर इंडिया में लगा था, 21 मार्च को तो ऑल ओवर इंडिया में मनाया गया था उसे, 14 मार्च को संस्थान बंद करवा दिए गए थे। अब ये बताते हैं, अब वो वेट करते रहे भाई, आज खुलेगा कल खुलेगा, लेकिन कोचिंग खुली 6 सितंबर 2021 को। अब इनके बोर्ड पर लिखी जब साफ नहीं करते तो स्थायी हो जाती है, तो सूख जाती है। अब 6 सितंबर 2021 को कोचिंग खुली, गेट खोला तो बोर्ड पर एक लाइन लिखी हुई थी 1857 की तीन बेगम, क्योंकि सामने किया गया। अब एक साल पहले क्या था, एक साल बाद क्या, ये पता नहीं था, कितने टाइम पहले तो हुआ नहीं, तो लिखा हुआ था। ऐसे ही अगर यहाँ 100 साल बाद इसको खुदाई करेंगे तो जो बोर्ड में लिखा जाएगा वो ऐसे कैसे जाएगा, पेंसिल में लिखी तो क्या मान लगाएंगे कि हो सकता है उस समय जो सिंगल कंकाल मिला वो शिक्षा दे रहा था, उस समय के लोग शिक्षा से परिचित थे, शिक्षा लेने का प्रचलन था। अब आपके बैगों को खंगाला जाएगा। अब देखो आपके कौन सी सामग्री बैगों में रहती है वो सारी देखेंगे वो। अब सामग्री निकलेगी, किसी की कॉपी निकलेगी, उसमें लिखा होगा सीटी, तो शायद 100 साल पहले लोग सीटी का प्रचलन था, किसी के लिखा आरएस, तो 100 साल पहले आरएस का प्रचलन था। जो लोग जो सामग्री लेकर आए वो सारी मिलेंगी। तो इस टाइप से केवल जो चीजें खुदाई में मिलती जाएंगी वो सभ्यता बन जाएगी, साक्ष्य बन जाएंगे, पेपर बनाते हैं। तो ये बताते हैं, अब ये साक्ष्य, अब यहाँ केवल मैंने आपको बताया पूरा टाइम मान चलेगा, लिखित कुछ नहीं मिलेगा, हमें खुद अनुमान लगाना होगा, तो साक्ष्य मिलते जाएंगे। अब यहाँ में ये चीज मिली, खोज करता यानी सभ्यता बनी, जिसके लोग ईंट पत्थर से निर्माण करते, लोहे से परिचित थे, फर्नीचर का काम करते थे, लोहे की धातु बनाते थे, प्लास्टिक से परिचित थे, शिक्षा का प्रचलन लेते, शिक्षा का प्रचलन था, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला, सारी चीजें मिलेंगी और एक सभ्यता बन जाती है। राजस्थान के उदयपुर जिले की लक्ष्य सभ्यता, जिसका निर्माण करता भी मैं, खोजकर्ता भी मैं और उत्खननकर्ता भी मैं। तो ये छप सकता है अगर इसको सभ्यता बनाया जाए, तो सभ्यता बनेगी। और सभ्यताओं का निर्माण ऐसे होता है कि जिसमें आपको लिखित कुछ नहीं मिलेगा, जो चीजें मिलती जाएंगी उन्हें आपको शोध करना है और शोध करके आपको अनुमान लगाना है कि अगला क्या स्टेप हो सकता है। तो मैं खुदाई में जो चीजें निकालूंगा वो चीजें निकलेंगी, उसके बाद आपको अनुमान लगाना है। फिर ये चीजें कंफर्म माइंड में से हो जाती है, किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप ये बताइए कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी है। फिर मैं आपसे गग्गर नदी के कौन से तट पे, कौन से पे भाई, तो आप ये ध्यान रखोगे गग्गर नदी के बाएं तट पर, गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और जो गग्गर नदी है इसके उपनाम, क्योंकि गग्गर आजकल ऑप्शन नहीं आ रहा, बाकी के नाम है, तो इसको एक बार छापो, एक बार ऐसे कैसे बनाओ। अब एक सीक्वेंस आपकी कॉपी में बन जाएगा, जो प्राचीन से लेकर आदि से लेकर सिंधु, सिंधु से लेकर कालीबंगा, कालीबंगा के स्टेट में एक डायग्राम बनेगा, एक जो प्राचीन से स्टार्ट होगा। और इस गग्गर नदी के उपनाम में बात करें तो प्राचीन सरस्वती, द्वयस्वती, नाली या पाट नदी। दो चीज आपको प्रेजेंट टाइम के एग्जांपल ध्यान रखनी है, एक तो हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में है और एक गग्गर नदी के कौन से तट पर है, बाएं तट पर है। अब इसके बाद हम सभ्यता में एंट्री करेंगे कि कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या था और क्या नहीं था। अगर कहते हैं पाकिस्तान में इस गग्गर नदी को, इसके बावजूद को क्या कहते हैं। फिर अरब सागर में चली जाती है जहां हमारा कॉन्टैक्ट इससे है ही नहीं। उसके बाद ये द्वयस्वती नदी। अब सारे लोग अपनी कॉपी को देखो, कॉफी में सभ्यताओं का प्राचीन स्टिकर टॉपिक कहां से स्टार्ट करवाया मैंने, सबसे पहले क्या करवाया, सबसे पहले क्या करवाया प्राचीन इतिहास। उसके कितने पार्ट बनाए, कितने बनाए लिख रहे हैं अभी, क्या लिख लिया, एक बार बना लो। अब केवल अपन कालीबंगा की बात करेंगे, सीक्वेंस तैयार हो गया, क्योंकि इसके बाद में जो आपको कराऊंगा आपको सीधे मैं आपसे कहूंगा कालीबंगा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं। अब मुझे लॉजिक बताना पड़ेगा कि क्यों कहते हैं, आपको पता है इस पार्ट का भाग है। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। तो दो चीजों में आपको लॉजिक लगाना नहीं है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कल्चर है वही कालीबंगा का कल्चर है, मैच है दोनों में और दोनों ही मैच खाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब जो सबसे पहला पॉइंट क्या डाला हमने, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के कितने पार्ट बनाए अपने, तीन। कौन कौन से, प्राग, आदि और इतिहास। प्राग का क्या अर्थ है, जब लेखन कला का प्रचलन नहीं था, इसका मतलब सीधे सीधे सोचने के लिखित साक्ष्य नहीं मिले। और इस काल में हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक आता है, पाषाण काल। पाषाण काल तीन आते हैं, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नपाषाण काल। इसका सेकंड पार्ट था आदि इतिहास। आदि इतिहास का क्या मीन्स है, जिसे लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और तीसरा क्या है, इतिहास, जिसे लिखा भी गया और
अब मैंने आपको आदित्य इतिहास बताया, मैंने आपको बताया था कि लिखना तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया लिपि के कारण, तो इसमें कौन सा वाला पार्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा, सब बताऊंगा। भारत में कुल कितनी सभ्यताएं, तो एक सिंधु घाटी और एक वैदिक। हमें मतलब है सिंधु घाटी से, और सिंधु घाटी में कुल कितने नगर खोजे गए, 1400। कितने देशों में फैली हुई है, 3, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा जगह कहां मिली है, भारत में, कितनी मिली है, 925, पाकिस्तान में 473, 2 अफगानिस्तान, काउंट किया तो 1400 हो रहे थे। इसके बाद हमने कालीबंगा मार्क किया, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने प्रमुख नगर बताए, 3, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका मतलब कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 स्थलों में से एक है। तो इसके मतलब इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आएगा कालीबंगा। कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है, हनुमानगढ़। लेकिन हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। मैंने आपको बताया कालीबंगा को अलग कर ले तो बंगा शब्द कौन सी भाषा का, पंजाबी। इसका अर्थ क्या है, चूड़ियां। पूरा क्या बनेगा, काले रंग की चूड़ियां। और इसके बाद बात करें कौन सी नदी पर स्थित है, और गंगा नदी का कौन सा तट है, बायां तट। कौन सा तट है, तो बाएं तट पर स्थित है, इसे कहते हैं प्राचीन सरस्वती, द्वैस्वती और नलिया पाट नदी। अब यहां से अपन बात करेंगे, अब सीधे कालीबंगा में एंट्री करते हैं। कालीबंगा में क्या क्या था, जो हमारा मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है कालीबंगा को पढ़ना। ये सीक्वेंस है जिससे आपको सीधे माइंड में सेव रहेगा कालीबंगा कैसे आई। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे ना। अब देखिए एक बार, अब अपन सीधे सीधे कालीबंगा को पढ़ सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले एक तो सबसे पहले इस स्थल की जानकारी किसने दी, किसने खोज की, किसने खुदाई की, और किसने इसका कार्यकाल बताया। ये 4 स्टेप बनते हैं सबसे पहले प्रत्येक सभ्यता में, खोजकर्ता, जानकारी देने वाला, कार्यकाल, और किसने इसका स्टेटमेंट क्या दिया। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि जो कालीबंगा है भाई, कालीबंगा का खोजकर्ता, और कालीबंगा का खोजकर्ता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, इसे शॉर्ट में कहते हैं भाई ए घोष, अमलानंद घोष या ए घोष। दूसरा स्टेटमेंट यह आता है कि ये कब की गई, 1952 में। अब देखो कितनी जगह बताई थी मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता में 1400। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जगह थी हड़प्पा 1921 में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग से होती है, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। दूसरी जगह खोजी गई थी मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो खोजी गई थी 1922 में। तीसरी खोजी गई थी कोटदीजी, और कोटदीजी खोजी गई थी 1931 में। इसके बाद सीधे कालीबंगा सभ्यता में खोजी गई जगह थी कालीबंगा। कौन सी थी, तो राजस्थान में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जिस सभ्यता को खोजा गया वो कौन सी मानी गई है, कालीबंगा। तो मैं आपसे कहूं राजस्थान में, यानी राजस्थान में स्वतंत्रता के जस्ट बाद, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम पूजा गया स्थल, सर्वप्रथम पूजा गया स्थल था, सर्वप्रथम पूजा गया स्थल था ये राजस्थान में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी खुदाई यानी उत्खननकर्ता, और उसके उत्खननकर्ता की बात करें तो एक का नाम था खुदाई करता बीबी लाल, बी के तापर। ये तो कॉमन है लेकिन ये पेपर में आई नहीं क्योंकि ये तो कॉमन हो गए। इसके बाद एमडी खर्रे, जगपति जोशी, जगपति जोशी। दो लोगों के नाम फुल फॉर्म, एमडी खर्रे का फुल फॉर्म नहीं है, इन दो का आता है ब्रजवासी लाल, और इसका आता बालकृष्ण थापड़, बालकृष्ण थापड़। ये 4 व्यक्ति हैं, लेकिन स्टेटमेंट ये है, आप ये बताइए इसका उत्खनन करता, ये 4 जने थे, तो इसका उत्खनन कब से कब तक किया गया, तो 1961 से लेकर 1969 तक। कितने साल खुदाई की इसकी, 8 साल। तो सिंधु घाटी, ये कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने साल चली, 8 साल। कब से कब तक, 1961 से लेकर 1969 तक, तो 8 वर्ष तक उत्खनन हुआ। उत्खनन हुआ। अब मैं 61 और 69 में ये कहूं कि अब आपको चेंज कर दिया जाएगा, खुदाई प्रारंभ कब हुई, 1961 में, और खुदाई का अंत कब हुआ, 69 में। तो प्रारंभ 61 में, अंत 69 में, ये दोनों स्टेटमेंट अलग हो जाते हैं। इसके बाद इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, इस सभ्यता की जानकारी दी, ये पूरा का पूरा जो इलाका था बीकानेर रियासत में आता था, और बीकानेर रियासत में आता था पूरा इलाका। तो मैं कह सकता हूं बीकानेर में एक व्यक्ति था इटली का एलपी टेस्सीटोरी, तो एलुई पाई टेस्सीटोरी वो यहां रहता था बीकानेर का, और उसने इसकी पहली बार जानकारी दी थी। एलपी इसे कहते हैं लुई पाई टेस्सीटोरी, इसके द्वारा पहली बार इसकी जानकारी दी गई। बीकानेर का था, इटली का था, बीकानेर में रहता था। ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, और जो दूसरा जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा इसका कार्यकाल। ये इंपोर्टेंट, इस कार्यकाल का लॉजिक है वो अपन समझेंगे, पहले एक बार खोज और उत्खनन करवा दो। एक तो सबसे पहले क्या याद रखना है, खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है इसका, अमलानंद घोष या ए घोष। कब की बात है, खुदाई करने वाले कितने हैं, 4। पहला कौन सा है, बीबी लाल, दूसरा, तीसरा, चौथा। कब से कब तक, 61 से। कितने साल खुदाई चली है, प्रारंभ कब हुई, अंत कब हुआ। अच्छा, इस सभ्यता की जानकारी किसके द्वारा दी गई। अब कार्यकाल कितने लोग हैं तुम में से यहाँ जो साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। केमिस्ट्री बढ़िया, हमने केमिस्ट्री बढ़िया, 11 12 में केमिस्ट्री में भी साइंस मुझे पता है। केमिस्ट्री में टॉपिक आता है और कार्बन डेटिंग विधि, आता नहीं आता। उसमें एक चीज बताते हैं कि कहीं भी अगर आप शोध करते हो तो 2 टाइप के कार्बन मिलते हैं जगह, एक C12 मिलता है, एक मिलता है C14। कार्बन जो है इसका एक फैक्ट है कि कार्बन के विघटन का टाइम पीरियड फिक्स रहता है, और ऐसे बताते हैं अगर हमें विघटन का पता चल जाए कि कितने % कार्बन अपने विघटित मिल चुका है तो हम टाइम की गणना करते हैं, क्योंकि इसका फिक्स होता है कोई अपवर्तित कार्बन है, कोई विघटित कार्बन है। अगर विघटित कार्बन का टाइम फिक्स होता है कितना % कार्बन कितने टाइम में विघटित होता है तो उसका अपवर्तन। अगर मैं ऐसा कार्बन मिल जाए जो विघटित है, अपवर्तित है, और पता चले कितना % विघटित हो गया तो हम समय की गणना कर सकते हैं। तो ऐसा कार्बन चाहिए विघटित है। C12 कार्बन होता है स्थायी, तो मैं स्थायी तो चाहिए नहीं, C12 है अस्थायी, अस्थायी कार्बन है, ये विघटित कार्बन है। इसलिए हमने इस कार्बन को पकड़ लिया और इस कार्बन पर शोध किया, विघटित कार्बन को लेकर, और शोध करने के बाद हमने इसका टाइम पीरियड निकाला कि एक सभ्यता कब से कब तक है। अब 2-3 स्टेटमेंट में आपको बनाऊंगा। C14 विधि है तो कार्बन का यूज करें तो इसको कहते हैं रेडियो कार्बन विधि, या इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि ये बताती है कि कालीबंगा सभ्यता का कार्यकाल 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में, ये विधि बताती है। जबकि न्यू एनसीईआरटी है, और न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है, और न्यू एनसीईआरटी क्यों कहती है, न्यू एनसीईआरटी ने स्पेशली कालीबंगा के लिए नहीं, न्यू एनसीईआरटी ने ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल बताया कि कितने टाइम से कितने टाइम तक। मैंने आपको पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 नगरों में ये नगर कौन सा है, कालीबंगा। और न्यू एनसीईआरटी कहती है क्योंकि इस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को चलना है तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का कार्यकाल है। लेकिन एक मान्यता है भाई, और एक मान्यता अनुसार इसको कहा जाता है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानते हैं। और इस कार्यकाल नाम का जो 30 में वो टूटता है C14 विधि से, पेपर में आती है वाली C14 रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार कालीबंगा का कार्यकाल 2300 से लेकर 1750, और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना बताएंगे 2600 से 1900, और इसको वैसे मानते अनुसार कितना मानते हैं 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता। इसमें प्रेजेंट टाइम में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो इस तरह वाला कि कालीबंगा के कितने स्थल मिले,
एक इसके सर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी राजस्थान की सभ्यता बताओ जिसमें सर मिलो ऐसी सभ्यता बताओ जिसके 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने के साथ मिले। एक क्वेश्चन आता है कि कपड़ों का साथ राजस्थान की कितनी सभ्यताओं से कपड़े का टुकड़ा मिला है। ये 3 क्वेश्चन इसमें फेमस हो रहे हैं। अब उनका पूरा पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले आप बताओ रेडियो कार्बन विधि को C14 विधि क्यों कहते हैं। C14 विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन 14 विधि किया गया था, तो रेडियो कार्बन विधि, C14 विधि और कार्बन डेटिंग विधि, 3 नाम हो जाएंगे तो कार्यकाल अपन निकालेंगे इसका। अब एक और चीज, यहां मैंने जीरो लिख दी बीच में और एक लाइन इधर बना दी और एक लाइन इधर बना दी। इस जीरो से पहले समय की गणना नहीं थी, इस जीरो से पहले का जो कार्यकाल था उसमें समय की गणना नहीं थी और जीरो से उधर हम समय की गणना करना सीख गए। तो हमने इस चीज को आधार मानकर इसका पीछे वाला समय आपने उसकी और इधर ईसा से हुआ था। तो से आगे चलेंगे तो गणित है तो गणना हुई है तो ईसा और से पीछे चलेंगे तो ईसा पूर्व यानी पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे मान लो मैं लिखूं जीरो 1 2 3 4 5 6 इधर से गिनती इधर से थोड़ी स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। अब कैसे करेंगे? अब अपने को आधा किसको मानना है? जीरो। आधा किसको मानना है? अगर इधर चलेंगे तो बढ़ता हुआ जाएगा तो पता है 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी 4 ईस्वी, लेकिन इधर तो पता ही नहीं। इधर तो मान लेंगे 6 ईस्वी और 6 ईस्वी से पहले 5 ईस्वी, 5 के बाद 4 ईस्वी, इसलिए ईसा पूर्व हमेशा घटता जाता है और ईस्वी हमेशा बढ़ता जाता है और ईसा मसीह के जन्म से इसका आकलन करते हैं। इसी कारण से हमारे इसके कार्यकाल में ईसा पूर्व लगाते हैं, उस कार्यकाल को पढ़ते हैं जिसको कहते हैं रेडियो कार्बन विधि। इसको बनाएंगे एक बार, रेडियो कार्बन विधि, C14 विधि, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि। और ये जो विधि है ये बताती है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। न्यू एनसीईआरटी 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व और मान्यता अनुसार 4000 वर्ष प्राचीन। चार हजार वर्ष पुरानी सभ्यता। अब अपन खुदाई करवा सकते हैं और जो मिलेगा खुदाई में उसमें आपको गैस करना है कि इससे कौन सा स्टेटमेंट बन सकता है नया। तो अब अपन एक एक से सारी चीजों को निकालेंगे खुद के और जो खुदाई में मिलेगा उससे दो नई चीज अपने को जनरेट करनी है अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कार्यकाल में रेडियो कार्बन वाला कार्यकाल विशेष फोकस करेंगे। इसी 14 विधि के अनुसार कार्यकाल कितना है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, याद रहेगा क्या। और एक खोज करता कौन सा है अमलान घोष और खुदाई अवतरण करता कितने 4 जिनमें बीबी लाल, निकिता पर, एमडी करे और जगपति जोशी। सबसे पहले काली बना सकता है कि जानकारी किसने दी? लुई पी ने लुई पाई। तो एलपी बोलो छोड़ो, एलपी तैसी तोरी यानी लुई पाई तैसी तोरी। अब चले आगे, अब यहाँ से पहले अपन पढ़ेंगे इनका एनवायरमेंट, कालीबंगा के लोगों का एनवायरमेंट कैसा था, बसावट कैसी थी, इनका कल्चर कैसा था, क्या था इनमें। सबसे पहले अपन बसावट को फोकस करेंगे। अच्छा मान लो इनको पता चल गया कालीबंगा है ना, तो इन्होंने क्या किया पहले कालीबंगा का शोध ऊपर से किया एक हवाई यात्रा से। इन्होंने पूरे के पूरे कालीबंगा के चारों तरफ चक्कर लगाए और देखा कि ऊपर से कालीबंगा किस टाइप के दिखते हैं, ऊपर से क्या पता लगा सकते हैं। और पता लगाया इन्होंने ऊपर हवाई यात्रा से इसकी बसावट का जो पता लगाया गया, वो पता लगाया गया था बसावट का कि कालीबंगा के लोगों की बसावट कैसी थी। तो ऊपर से जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा, जो ऊपर से स्टेटमेंट मिलेगा कि बसावट का मिलेगा, तो उन्होंने देखा कालीबंगा किस टाइप से बसी हुई है, कौन से पैटर्न पर बसी हुई है और ऊपर से देखा इन्होंने स्टेटमेंट निकाला कि कालीबंगा का विन्यास देखने से पता चलता है पूरी कालीबंगा सभ्यता एक आयताकार आकृति में बसी हुई है, यानी इसकी जो डिजाइन है वो आयताकार आकृति में, ठीक है। इनकी बसावट में देखा है बीच में मुख्य मार्ग है, ये रोड रहता है और दोनों साइडों में ऐसे करके घर बने रहते हैं मकान, दोनों साइडों में ऐसे करके घर बने रहते हैं। अब देखो इसमें ये तो हो गया मुख्य मार्ग, ये मुख्य मार्ग और ये हो गया घर, ये हो गया घर, यानी कालीबंगा सभ्यता की बसावट देखी गई। तो कालीबंगा की बसावट का विन्यास आयताकार आकृति मिला और आयताकार आकृति में मिला। तो मुझे बात बताओ, इन्होंने बताया बीच में मुख्य रोड रहेगा और दोनों साइड में घरों की बसावट रहेगी। अब आप एक सीक्वेंस देखो, एक घर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे दूसरी साइड में कंटिन्यू करें, इस साइड में कंटिन्यू बीच में क्या रहेगा रोड। और आप गांव में देखोगे तो गांव में कोई सीक्वेंस नहीं लगातार करेंगे, गांव में सीक्वेंस रहता ही रहेगा। गांव में तो एक घर यहाँ है मर्जी होगी, दूसरा यहाँ बनाएंगे, सब हम कोई मना कर मानते नहीं। दूसरा वाला इधर बनाने लगा, तीसरा वाला इधर रोड होगा, क्या रोड जा रहा है, पीछे रोड मिल गया, आगे एक रोड मिल गया। लेकिन कालीबंगा का बताया कि जो घर का सीक्वेंस होता है बीच में रोड रहेगा, रोड मार्ग दोनों साइड में सीक्वेंस बसावट लाइन प्लान करेंगे, बीच में कोई स्टेप नहीं होगा। और दूसरी बात जो रोड होते थे वो मुख्य मार्ग पर हमेशा समकोण पे काटते थे, गांव में हमेशा समकोण पे काटेगा, कोई दौड़ रहा है बीच में सब मिल जाता है, कहीं से कोई भी जुड़ जाता है, अपने साथ से जोड़ लेते। तो इसमें मुख्य मार्ग पर काटेंगे, समकोण बनाएंगे, पूरी बसावट का समान यानी समकोण पद्धति पर की गई और घरों का विन्यास भी सीक्वेंस रखा गया के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसका मतलब यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं कहते गांव की तरह रहते थे, इस सीक्वेंस से पता लगता है तो सिटी की तरफ बसावट है। अब आप देखो रोड है, रोड के बीच में घर बना हुआ है दोनों साइड में और कंटिन्यू आप जाते जाओगे कंटिन्यू बनते चले जाएंगे। अब यहाँ बताया जाता है कि इस पैटर्न को देखकर इन्होंने बताया कि गांव की तरह तो नहीं है, कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय कैसी सभ्यता है भाई, नगरीय सभ्यता। दूसरा स्टेटमेंट बनाया बताया। अब ये देखो बड़ा आयत बना है और बड़े आयत में छोटे छोटे खूब सारे आयत बने हुए, इसका मतलब आपको लग रहा है जाल बना हुआ है, बड़ा आयत और बड़े आयत में छोटे छोटे आयत। आपने वॉलीबॉल का नेट देखा है, ऐसे नहीं होता, होता नहीं होता, ऐसे होता है लंबा छोटे छोटे डब्बे रहते हैं छोटे छोटे। तो इस जाल के कार्य पद्धति को यानी हम बात करें इस बसावट को जाल से तुलना की गई, उसको नाम दिया गया बसावट को ग्रिड पद्धति। इस बसावट को नाम दिया गया ग्रिड पद्धति और जाल के समान है तो इसको जाल पद्धति भी कह दिया, जाल पद्धति। तीसरा स्टेटमेंट आपने चेस बोर्ड देखा कभी, चेस बोर्ड ऐसे ही होता है, आयताकार होता है, चेस खेलने के जगह थोड़े छोटे बने रहते हैं, तो उन्होंने कहा चेस बोर्ड के समान है तो चेस बोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति। और उसके बाद एक आयत की प्रत्येक वजह समकोण बनाती है तो समकोण पद्धति पर आधारित है, तो इसके को नाम दे दिया समकोण पद्धति, समकोण पद्धति। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ने दुनिया में एक जो खोज है जो शोध है एक बार एक ही यूनिवर्सिटी ने किया, उसको जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इसको बताया कि हम इस खोज को कर सकते हैं। दुनिया में एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी अलग तरह का शोध किया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए और पता कीजिए कि एक दिन में पुरुष ज्यादा बोलते हैं महिला ज्यादा बोलती हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शोध किया, गांव-गांव गए करके शोध किया, तो उन्होंने एवरेज निकाला कि एक दिन में पुरुष है वो बोलते हैं 1 लाख शब्द और जो महिलाएं वो बोलती है एक दिन में 3 लाख शब्द। कितने गुना ज्यादा? 3 गुना। कितने गुना ज्यादा? और जब बात महिलाओं की भारत में आती है तो आंकड़ा 4 लाख कुछ होता है, 4 लाख लगभग। अब ये अभी हाल ही में ऐसे न्यूज आ रही है कि यहाँ कम हो रहा है, 80,000 पे पहुंच रहा है एवरेज और यहाँ 3.5 और 4 लाख के बीच पहुंच गया है। इसका मतलब अब यहाँ एक और है, आपातकाल में कितना आंकड़ा पहुंचेगा और आपातकाल में से बात मिलता है और भारत में कैसे गांव में झगड़ा हो जाता है तो महिलाओं के बीच में होता है और तो महिलाओं के बीच में झगड़ा हो जाता है तो ऐसे बताते हैं कि विश्व में पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्रांडेड गालियां भारत की महिलाएं देती हैं। ऐसी गालियां जो इंग्लिश में 2-3 गालियां फिक्स है, काम चला लेते हैं, हमारे यहाँ तो चला के बता देते हैं गाली, हमारे यहाँ की महिलाओं चला के बना देती है, ये इस पे ये गाली शूट करेगी ये भारत में। और ये बताते मान लो 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया और 2 महिलाओं में झगड़ा हो जाता है तो ये झगड़े के बाद आंकड़ा पहुंच जाता है सीधा 8 लाख। क्योंकि क्यों पहुंच जाता है? पहले तो महिला थोड़ी दूरी बनाकर लड़ती है पर बोलती बोलती बाकी पास में नहीं आती दूर, फिर मान लो जब तक गालियां उनकी डिक्शनरी में रहती है तो डिलीवर करती रहती है, जैसे उनको लगा कि सारी तो देती, सारी गालियां देती है, कोई बची नहीं है, फिर वो कर जाती है। अब थोड़ी देर वो घर पे भी लगी रहती है, खुद गाली देती रहती है, बांध के कहीं 22 स्पीड में एवरेज जाता है, 1 घंटे में 1,500 2,000 ऐसे निकलती है, मेरा थोड़ी स्पीड कम कर लेती है। इस कारण से 8 लाख तक आंकड़ा पहुंच जाता है महिलाओं को बोलेगा भारत में। और उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गेट पे खड़े होकर देखते हैं, आयताकार दिखती है और आयताकार दिखते तो छोटे क्लासरूम में छोटे छोटे सिम स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो इसे को नाम दे दिया ऑक्सफोर्ड पद्धति,
ऑक्सफोर्ड पद्धति। तो ये पद्धतियों के नाम है जो कालीबंगा सभ्यता की बसावट से संबंधित है। और दूसरा मुद्दा क्या था, इनकी जो बसावट में एक पैटर्न और बताया इन्होंने कि इनकी जो बसावट है, इनकी जो बस्तियां होती थी, इनकी बस्तियां वो दो भागों में बटी रहती थी। इनकी बस्तियां दो भागों में बटी रहती थी। क्यों? इसका भी कोई रीजन होगा। पहले केवल अपन बसावट पढ़ रहे हैं कि कालीबंगा के जो लोग हैं, इनकी बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। अब दो भागों का कोई ना कोई रीजन होगा, इसमें एक लॉजिक लगेगा। अगर ये दो भागों में विभाजित थी तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट था जो अपने को पढ़ना है, ये दो बस्तियां में दो भाग बनाते थे। कोई बस्ती जैसे उदयपुर है, उदयपुर के रहने के हिसाब से दो भाग बना लिए कि ये दरवाजा उदयपुर है, ये पूर्वी उदयपुर है, पश्चिमी उदयपुर है। ऐसे करके दो भाग बनाते थे। एक को कहते थे पूर्वी भाग और एक को कहते थे पश्चिमी भाग। एक को कहते थे पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, और एक को कहते थे पूर्वी भाग। इन दोनों में क्या अंतर है वो देखो एक बार। एक को कहते थे पूर्वी भाग, ये दो भाग बनेंगे। पश्चिमी और पूर्वी में क्या अंतर है? इनमें सीक्वेंस था। पश्चिम में नियम था, पश्चिम वाला भाग थोड़ा रहता था टीले पे ऊपर ऊंचाई पर, और पूर्व वाला भाग रहता था समतल भूमि पर। नियम ये था, उच्च वर्ग के लोग, उच्च जाति के लोग रहेंगे पश्चिम वाले भाग में, और निम्न जाति के लोग क्या रहेंगे ऊपर। कौन सा रहेगा? ये समतल भूमि पर रहेंगे। इसके बाद ये बताया जाता है इसमें उच्च वर्ग के लोग, इसमें निम्न वर्ग के लोग। इसके बाद ये बात आती है कि इसमें और क्या पैटर्न था। तो पहले क्या होता था, राजा अपने दुर्गों की चारदीवारी बनाते थे, परकोटा बनाते थे जो सुरक्षा के लिए। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबके बस्तियां जो सारे लोग दो भागों में बटी हुई हैं, जिनमें एक जगह बात करूं मैं धोलावीरा जिसमें तीन भाग दो की बजाय उसमें एक मध्य भाग भी है, और वो बताते हैं कि सबके परकोटे में रहते थे, लेकिन दोनों टीले एक ही परकोटे में रहते। लेकिन कालीबंगा एक ऐसी सभ्यता है जिसमें पूर्वी वाला अलग परकोटे में, पश्चिमी वाला अलग परकोटे में, दोनों अलग परकोटे में रहते थे, जिसे कहते हैं दुर्गीकृत व्यवस्था। कि यहाँ बसावट की कौन सी व्यवस्था थी? दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत तो यह व्यवस्था कैसी थी? दुर्गीकृत व्यवस्था। तो यहाँ पश्चिमी भाग जो है इसका, अगर मैं बात करूं निवास का, तो निवास में उच्च वर्ग के लोग, यहाँ के निवासी होते थे उच्च वर्ग के, और पूर्वी भाग में निवासी थे निम्न वर्ग के। इन दोनों का एक और यहां सामान्य जनता रहेगी। तो इसको तो पश्चिमी वाले टीले को कहते हैं दुर्ग टीला, इसको नाम देते हैं दुर्ग टीला, और इसको नाम देते हैं नगर टीला। दुर्ग टीला और नगर टीला दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, और दोनों में बात करें कि दोनों टीले एक ही परकोटे में, अलग अलग परकोटे में देश के कारण दुर्गीकृत व्यवस्था कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टीले या दोनों भाग अलग अलग परकोटे में स्थित थे, जिसे दुर्गीकृत व्यवस्था कहते हैं, जिसके दुर्गीकृत व्यवस्था कहते हैं, जिसे दुर्गीकृत व्यवस्था कहते हैं। ये पूरा पैटर्न बसावट को लेकर है। केवल अपन थोड़ी देर डिस्कस बसावट पे कर रहे हैं, और ये पूरा पैटर्न बनता है बसावट को लेकर कि कैसे कितने भाग बनाएंगे। लेकिन इसके स्टेटमेंट में और अगर अपन स्टेटमेंट जोड़ें तो जो घर है ना, आप अगर डिग्री जैसे, और घरों की बात करें तो बताते हैं घरों के जो दरवाजे थे वो पीछे खुलते थे। घरों के दरवाजे हमेशा पीछे खुलते थे। घरों के दरवाजे पीछे खुलते थे। इसका मतलब आप ये चोरी करते थे, भागने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस का एक लॉजिक है। इसको बनाओ, लॉजिक बताएंगे। चेयर की जरूरत किसे पड़ती है? ऐसे रखिए। ये टॉपिक सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को सारे लोग। आपने पढ़ रखा है? चलिए नेक्स्ट। चलेंगे? अरे कब चलेंगे? हाँ, नहीं पहले का कोई नियम ही नहीं है। 7:15 छोड़ना है, 15 मिनट बाद बैठ रहोगे 10 बजे तक। हाँ, जिसको जाना होता है वैसे चले जाते हैं। कुछ लोग तो हैं लास्ट चढ़ तक बैठे रहते हैं, लास्ट चढ़ के बाद भी चढ़ बैठे रहते हैं। बिल्कुल मेरी भी एनर्जी खत्म नहीं होती सुबह 8 बजे से लास्ट क्लास रहती है 7 बजे तक। 8 और 4 12 और 7 11 घंटे हो जाते हैं। अगला शाम को सो जाता है। तुम्हारे चेहरे कैसा लगता है? तुम्हारा तुम भी जाते हो मुझसे पहले शाम तक, तुम्हारा मामला खत्म हो जाता है अंदर पढ़ने वाला, फीलिंग चली जाती है तुम्हारी समझ जाते हैं। मेरी पढ़ाने वाली फीलिंग खत्म नहीं होती, तुम्हारी पढ़ने वाली चली जाती है धीरे धीरे। अगर एक बार को सुबह पढ़ाएं आती उसमें एनर्जी लगी होती है, आप आती पढ़े पहले पढ़ते थे, जैसे एक लास्ट में पढ़े, लास्ट में भी बीत कर सब बीत जाता तुम्हारा मेरे आने तक। चलेगा तो दरवाजा खुला के तुमने कहाँ लेंगे? जिसको आना कहाँ से आएगा? अब देखो फिर तो बात नहीं बनी। देखो फिर तो बेटा तो आता ही रहेगा, जाएगा नहीं जाएगा ये कंफर्म नहीं है। आएगा जाएगा नहीं, अभिमन्यु में तो आएगा, अब जाएगा नहीं। देखो आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन देखिए अब देखेंगे आगे। घरों के दरवाजे पीछे होते हैं, चोरी करते होंगे? नहीं, चोरी नहीं करते। इनका एक गांव का एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको, जैसे टाइम कम है तो शॉर्ट में बताएंगे। देखो हमारी तरफ क्या होता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, गांव में रहती है नहर, नहर के दौरान घर में इतना पानी रुकता ही नहीं, मुश्किल से रोकते हैं। तो जल निकासी व्यवस्था नहीं है, हर बार सरपंच आता है अपने हिसाब से नाली के काम नहीं करवाता, सारे काम करवा देता है। तो लोगों के पास कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। वो एक ही दिन काम आता है, होली के दिन हाथ पैर को पकड़ के 2 बार ऐसे करते फेंकते हैं, फिर तो चेहरा ऐसे कीचड़ हटा के देखना पड़ता है कौन सा वाला है, पहचान भी नहीं आता। अब बता, हाँ महिलाओं को भी हटा के किसकी है कौन सी वाली है? देखो अब क्या होता है, हमारे क्या होता है, पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है निकासी की, तो क्या करते हैं, दो करें। और घरों में क्या है, जल निकासी व्यवस्था नहीं है, तो इसका मतलब पानी इकट्ठा होगा, गंदा पानी, जिसके कारण प्रत्येक घर वाले अपना पर्सनल करके सामने से इकट्ठा कर लेते हैं। इस नाली की व्यवस्था पुरुष प्रजाति नहीं संभालती, महिला संभालती करके। नाली व्यवस्था कौन संभालती है? महिला। अब क्या होता है, घरों का नाली का पानी आएगा, गड्ढे में इकट्ठा होगा, जब इकट्ठा हो जाएगा महिला आएंगे, एक पात्र लेंगे, पूरे पानी को इधर उधर फैला देंगे, जैसे 2-5-10 मिनट में सूख जाएगा, फिर से वो प्रक्रिया भरेगा, फिर खाली करेंगे। तो ऐसे करके काम चला रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ महिलाएं इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण रखती हैं, लेकिन महिलाओं का सबसे ज्यादा ध्यान पानी पर नहीं होता है, बीच वाले जगह पे होता है। क्यों? इसका पानी इधर नहीं आ जाए, उसका इधर नहीं, क्रॉसिंग नहीं, क्रॉसिंग अपने घर का पानी फेंक, दूसरे का एक बूंद भी पानी नहीं फेंक सकते। तो इसलिए यहाँ मिट्टी लगा देती है ऊंची, जिससे पानी क्रॉसिंग ना हो। और अगर महिला सुबह 4 बजे जगती है तो महिला सबसे पहले चेक इसी को करती है, बाकी काम बाद में, पहले पानी क्रॉस नहीं हो गया। अब मान लो पानी पे बाधा कर दिया, शाम को कह के यहीं बैठ लेना, तो पानी बेटा तो रहेगा नहीं, पानी को तो जहां तक लेके नहीं जाएगा। अब कई बार मिस हो जाता है भाई, और एक बार क्या होगा, इस घर का पानी गड्ढे में क्रॉस हो गया, ये महिला जगह 4 बजे पहले चेक किया गड्ढा, पानी क्रॉसिंग देखा तो गाली गलौज स्टार्ट। क्योंकि सुबह सुबह आप ध्यान रखो, सुबह आवाज भी तेज होती है,
है ना, रेस्ट करके आए होते पूरी तरह से। तो तेज आवाज में क्यों इनको सुननी चाहिए, इनको इसलिए गाली देने का फायदा जिसको दे रहे वही नहीं सुनेगा, गाली किस काम की। ये लोग जगते हैं 5 बजे और गालियों को सुनकर महिलाएं कभी भी गलती हुई बाद में बात करेंगे, मैटर के बाद में बात करेंगे, कंपटीशन होगा कौन ज्यादा देगा। तो ये यहां से भी स्टार्ट गाली, और मैटर का इसको पता ही नहीं क्या हुआ है, ये तब तक लड़ती है जब तक कि इन घरों के पुरुष नहीं जग जाते, और वो प्रजाति जगती भी स्टार्ट करती है और पुरुष जगते तब तक लड़ती है, और जैसे झगड़ा खत्म ये 7 बजे जब तक जगने का टाइम हो जाता है। इन्होंने कितने घंटे गाली दी, 3 घंटे, इन्होंने कितनी गाली दी, 2 घंटे, एक्स्ट्रा किसने निकल गई इनकी, तो इसका मतलब 1 घंटे गाली चढ़ गई बोनस में। अब ये महिला वेट करती है कि बदला कैसे पूरा किया जाए, हम किसी का उदाहरण नहीं लेते, 1 घंटे की गाली एक्स्ट्रा है, तो अब ये महिलाएं वेट करती है इनका पानी कब क्रॉस होगा बदला लेने के लिए, लेकिन ये महिला पूरा इंतजाम रखती है बदला नहीं लेने देंगे, वो इन्हें स्माइल देती है, 1 घंटे चढ़ी हुई है। तो और प्रकार का काम, अब मान लो 10-15 दिन को जगह मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे काम आते तीसरे पड़ोसी। अब ये महिलाएं के पास आई टेंशन में, उनसे कहती है 1 घंटे गाली ज्यादा दे दी है, हमारे टी से बढ़ा से कब बदला होगा, पानी क्रॉस ही नहीं हो रहा, 15-20 दिन हो गए। तो ये महिलाएं बताती है पानी क्रॉस थोड़ी होता करवाना पड़ता है, रात को डंडी ले जाओ पानी क्रॉस थोड़ी करवाना पड़ता है। तो आइडिया तो सही है, कैसे डंडी ले जाओ। तो रात को महिला 2 बजे गई और 2 बजे महिलाओं ने इसको ऐसे करके क्रॉस करवा दिया, और 2 बजे 1 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। 3 बजे जब करना 3 बजे से गाली स्टार्ट करती, और ये महिला लगी 5 बजे, तो पुरुष कितने बजे लगेंगे 7 बजे, तो इनकी गाली होगी 7 घंटे, 4 घंटे की होगी 2 घंटे। अब एक तो इनकी तो कुल गाली 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, इनकी तीनों तो 5 एक्स्ट्रा होने लगे। अब इनकी बारी, ये भी क्रॉस करवाएंगे पानी को, तो हमारे झगड़े का कारण नालियां, और मुख्यतः पुरुषों की वजह कौन लड़की है, महिला। रीजन ये कालीबंगा सभ्यता में नालियों की तुम व्यवस्था, नालियां बनाई जाती थी लकड़ी से, कैसे लकड़ी से, और यहां से कहीं भी मैं आपसे कहता हूं युद्ध की कोई सामग्री नहीं मिली, तलवार भाले कुल्हाड़ी तीर कमान ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली, और युद्ध प्रिय पशु घोड़ा भी सभी पछते थे, युद्ध का कोई सामग्री नहीं मिली, तो युद्ध नहीं करते होंगे। तो पुरुष के तो झगड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला, महिलाओं के लिए झगड़े का कारण नालियां, नालियों की तुम व्यवस्था है, तो महिलाएं नहीं लड़ती थी। इसका मतलब योगा यहाँ के जो लोग थे उनकी प्रकृति बताइए शांति प्रिय, शांति से रहते थे, तो इनकी प्रकृति यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों की प्रकृति बताई जाती है शांति प्रिय, यहाँ के लोगों की प्रकृति बताई जाती है शांति प्रिय, शांति प्रिय थी। दूसरा स्टेटमेंट ये बनता है नालियों का निर्माण जो हुआ था यहाँ, एकमात्र ऐसी सभ्यता नालियों का निर्माण लकड़ी से हुआ, वो कालीबंगा है। तो नालियों का निर्माण लकड़ी से, अब आपको लकड़ी से कैसे, लकड़ी आती है ना, खोखली लकड़ी बांस की, इधर से डालो उधर से निकल जाती है बांस। तो अगर बात करें नालियों का निर्माण लकड़ी यानी बांस की से होता था, या जितने घर बने मिले हैं सब कच्ची ईंटों से बने मिले, या शोध किया गया तो मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से बना हुआ मिला। तो राजस्थान की ऐसी सभ्यता जिसमें नालियों का निर्माण कच्ची ईंटों से, सॉरी घरों का निर्माण, भवन व घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से, का निर्माण कच्ची ईंटों से, घर में भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से मिला। लेकिन मुख्य बात क्या है, इन कच्ची ईंटों की पड़ी जाती है माप, कि कच्ची ईंट इनकी माप क्या थी। तो जो घर हैं उन घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से, तो कच्ची ईंटों की माप थी 4:2:1। लेकिन आपको इसका अर्थ क्या है, 4:2:1 है तो लंबाई का आधा चौड़ाई और चौड़ाई का आधा ऊंचाई, ये इनका क्रम था। पहले लंबाई रखेंगे, लंबाई की आधी रखेंगे, चौड़ाई की आधी रखेंगे, ऊंचाई, ये क्रम हो गया। लेकिन कच्चे मकान यहाँ शोध किया और शोध में पाया कि कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे उनकी जो दीवारें थी उन दीवारों में दरार मिली। दरार बनने का कारण कोई घर वाला घर को फोड़ेगा तो फोड़ेगा, इस बड़ी दरार करके छोड़ देगा, दरार का क्या ही काम है। तो बताते हैं कि दरार मिली, तो उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक प्रकोप निशानी, इसका मतलब विश्व में पहली बार भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला, कालीबंगा से। तो यहाँ घर में भवनों की दीवारें जो थी उनमें दरार मिली, भवनों की दीवारों में दरारें मिली, जिसके कारण विश्व में सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी मिली। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। ये बसावट से संबंधित अपने क्वेश्चन आगे। अब पहले पढ़ेंगे व्यवसाय, व्यवसाय के बाद उपनाम, और उपनाम के बाद अपन पढ़ेंगे सीधे सीधे साक्ष्य की खुदाई में क्या क्या मिला है। 2 चीज याद रखोगे, 3 चीज मैं आपको बताता हूं। विश्व में पहली बार भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से, विश्व में पहली बार जुटे हुए खेत कालीबंगा से, विश्व में पहली बार पशुपालन भागोल सभ्यता से। 3 ऐसे क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल पे राजस्थान में पढ़े जाते हैं, राजस्थान में जाना जाता है। तो ये केवल हमने सारे स्टेटमेंट काय पे बनाए भाई, बसावट पे। इनके जो मार्ग हैं वो काय पे काटेंगे, समकोण पे, मुख्य मार्ग से या मुख्य मार्ग पर समकोण पर काटते थे। क्या हुआ, मुख्य मार्ग इसलिए कि गली में खोलते थे, यानी पीछे गली रखते थे छोटी सी, जहां कह सकते हैं मेन रोड से दूरी हो जाए, तो अपने क्रियाकलाप गली में करते थे, मेन रोड पे गेट नहीं रखते थे। जैसे एक साइड में रखते थे नाली, एक साइड में रखते थे गेट, जिससे झगड़े का कोई रीजन नहीं होगा। समकोण पर काटते थे। ये पूरा बसावट को एक स्टेटमेंट है जो बनता है। इसके बाद इनका व्यवसाय करते क्या थे, उसके बाद खुदाई करवाएंगे, खुदाई में क्या क्या मिलेगा। बन गया, बना लूंगा। तो 4:52 पे क्या हुआ था, लक्ष्य सभ्यता बनी थी कितने बजे, 4 बजे, ठीक है। अच्छा, हम बसावट की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की बसावट कैसी है भाई, नगरीय कैसी सभ्यता थी। अच्छा, इनकी पद्धति पहली कौन सी है, ग्रिड पद्धति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। बस्तियों के कितने भाग, 2, पश्चिमी और पश्चिमी में कौन से लोग, पूर्वी में, पश्चिमी को दोनों अलग अलग काय में थे। व्यवस्था क्या कहलाती है, दुर्गीकरण, घर के दरवाजे कहां खोलेंगे, लोगों की प्रकृति कैसी, नालियों का निर्माण कैसे, लकड़ी का की। अच्छा, यहाँ बात करें घरों का निर्माण कैसी ईंटों से, माप क्या रहेगी, 4:2:1। इसका भवनों की दीवारों में क्या मिली, क्या की जानकारी। तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला, और मैं आपसे मुख्य मार्ग पर काय पे काटते हैं, काय पे काटेंगे, समकोण पे। इसका मतलब पूरी जो पैटर्न है वो समकोण पद्धति पर आधारित है, समकोण पैटर्न को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे इससे आगे बात करते हैं तो व्यवसाय क्या है, ये करते क्या थे व्यवसाय। इस व्यवसाय को देखो आप एक बार, अगर इस व्यवसाय को अपन पढ़ते हैं तो पहले तो स्टेटमेंट ये आता है व्यवसाय को लेकर, ये करते थे भाई कृषि, और कृषि के साथ करते थे पशुपालन। और कृषि और पशुपालन दोनों साथ में होंगे तो दोनों पैटर्न को मिक्स रूप में क्या कहेंगे, मिश्रित कृषि। इन दोनों को अपन क्या नाम देंगे भाई, मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि कहेंगे तो जो फसल है, अब आप जानते हो कृषि खेत में फसल नहीं होगी तो कृषि कैसे कहेंगे, तो इसकी फसल यानी कृषि में फसल कौन कौन सी होती थी। तो फसल देखो, इसमें फसल होगी गेहूं, जौ, सरसों, चना। अब इनमें से मुझे बताओ रबी की फसल कौन कौन सी है चारों में, और खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी है, रबी और खरीफ की कलर में। अच्छा, अलग अलग टाइम होती है चारों फसल, चारों रबी की है। गेहूं और सरसों एक टाइम नहीं होते, चारों रबी की है। चना जब पानी कम चना होता है उस टाइम में, सरसों उसी टाइम होती है, टाइम पे सर्दी में नहीं देते अब। तो चारों ही रबी की, एक भी खरीफ की नहीं है। इसका मतलब एक ही टाइम की फसलें थी और एक ही टाइम की फसलें थी, तो इनका एक ही खेत से साक्ष्य मिला है, जिसके कारण हमने कह दिया संयुक्त कृषि। कैसी कृषि का प्रचलन था भाई,
कैसे मैं आपको आगे स्टेटमेंट बताऊंगा इसको। अगला स्टेटमेंट क्या बोलेगा इसका, दूसरा स्टेटमेंट क्या देखो, यहाँ क्या हुआ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देखा ऐसे करके खेतों में रेखा बनी मिली है, ऐसे करके रेखा बनी मिली है और रेखाओं का शोध किया गया, इन पर बताया गया तो इनकी पहचान की गई थी हल रेखाओं के रूप में, क्या के रूप में, तो काली बंगाल से रेखा मिली, इसका मतलब मैं कह सकता हूं जुते हुए खेत मिले, तो विश्व में पहली बार जुते हुए खेत कहां से मिले, काली बंगाल। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, हमें बहुत सारी जगहों से काटती हुई हल रेखा मिली, ऐसे करके रेखा मिली जो काटती हुई रेखाएं थी। अब आप मुझे सारे लोग ये बताओ, आप एक ही फसल बुवाई करते हो, एक फसल करते हो तो एक ही साइड से बुवाई करवाते हो उस खेत में, ऐसी रेखा रहेंगी दिशा में, आपको क्रॉसिंग वाली रेखा की जरूरत नहीं पड़ती, बुवाई एक ही साइड से होती है। अगर आपको एक ही खेत में एक से अधिक फसल करनी तो पहले पहली फसल की बुवाई करवाओगे एक साइड से, फिर क्रॉसिंग में उसकी दूसरी फसल की बुवाई करवाएंगे, तब जाके दो फसल एक साथ होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि काली बंगाल से काटती हुई रेखा मिली जो एक या दो से अधिक फसल करने का स्टेटमेंट देती है, जो जानकारी देती है। तो विश्व में पहली बार जुते हुए खेत कहां से मिले, काली बंगाल से, काटती हुई रेखा कहां से मिली, जो एक या दो से अधिक फसल करने की जानकारी देती है, क्योंकि ये रेखा कैसे काटी हुई, तो एक पहले ऐसे बोया फिर दूसरी बुवाई काटी हुई रेखा, तो यहां से स्टेटमेंट बनेगा विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत मिले, विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत मिले। दूसरा स्टेटमेंट आता है यहां काटी हुई रेखा, यहां काटी हुई रेखा मिली जो एक या दो से अधिक फसल का साक्ष्य देती है, ये इसका स्टेटमेंट है, इसका मतलब व्यवसाय हो गया। दूसरी चीज आती है इनकी तो लिपि और एक आती है इनकी धातु कि कौन सी धातु का प्रयोग करते थे, लिपि और धातु, ये दो स्टेटमेंट और बनते हैं इनकी। लिपि कौन सी थी, ये धातु कौन सी यूज करते थे, और इनके आते उपनाम। इसके बाद अपन खुदाई करवाते चलेंगे और एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी, उससे आप नेक्स्ट चीज आप निर्णय कर सकते हो। क्या पता चला यहां से, ये आपको पता है हाथ काट विश्व में पहली बार जुते हुए खेत कहां से मिले, काली बंगाल से, विश्व में सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला, काली बंगाल। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखना, यहाँ क्या मोहर मिली, मोहर, मिट्टी की मोहर मिली, मिट्टी की मोहर, और मिट्टी मोहर के साथ 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 मिले मृत पात्र, मृत पात्र कहते हैं, मृत पात्र यानी मिट्टी के पात्र बने मिले, मृत पात्र नहीं, मिट्टी के बर्तन नहीं, मृत पात्र, मिट्टी के पात्र बने मिले, डिजाइन बनी मिली है, उन पर लिखी हुई चीजें मिली हैं इनको, इन मृत पात्रों पर लिखी हुई चीजें मिली हैं, और लिखी हुई चीजें मिली हैं तो इन पर इन्होंने शोध किया। लिखी चीजें तो क्या है, तो मोहर और मृत पात्रों पर जो लिखित चीजें हैं उनसे इन्होंने शोध किया, तो शोध करके पता लगाया कि ये जो लिपि है, जो लेखन कला है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है दाएं से बाएं, एक तो ये स्टेटमेंट आता है। दूसरा इन्होंने इस लिपि को नाम दिया सेंधव लिपि, सेंधव लिपि। लेकिन अधिकांश जो ये लिपि है, इस लिपि में चित्रांकन ज्यादा बताया जाता है कि चित्र की डिजाइन ज्यादा बनाई जाती है, और चित्रांकन होने के कारण आप किसी चित्र को देखकर केवल फीलिंग लेते हो, आप बता दो, आइडिया तो बता दो, तो किसी चित्र को देखकर आप बताओगे चित्र का हो सकता है, इससे ये भाव निकलता है, इसलिए चित्र को देखकर इसको नाम दे दिया भाव चित्रात्मक लिपि। दूसरा सबसे बड़ी बात है, हम जैसे कुछ लिखते हैं, जैसे वर्णमाला लिखते हो तो अलग अलग लिखते हो, छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटी वाली, बड़ी वाली पर छोटा वाला, फिर बड़ा वाला पर छोटी वाली, फिर बड़ी वाली, 10-15 मिनट तो छोटा वाला चलता रहता है, अलग अलग लिखते सारे वर्णों को, जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखना, ये क्रम है, और इस क्रम में अलग अलग लिखते सारी चीजों को। लेकिन ये जो लिपि मैंने आपको बताई सेंधव भाव चित्र, इसमें क्या है, छोटा वाला लिख दिया, बड़ा वाला लिखेंगे तो यहां चिपका देंगे, इसको यहां लटका देंगे, बड़ी वाली को यहां चिपका देंगे, कई जगह पे छोटा वाला लटक जाएगा, कई जगह पे बड़ा वाला लटक जाएगा, ये हो गई ओवरलैपिंग। ये क्या हो गई ओवरलैपिंग। तो काली बंगाल में जो सभ्यता में जो लिपि मिली है वो ओवरलैपिंग दी है, ओवरलैपिंग यानी वर्ड के ऊपर वर्ड लिखना, और इसको कहते हैं ब्रुस्कोपेदम लिपि। क्या नाम देते हैं, ब्रुस्कोपेदम। और दूसरी बात आपने गाय को देखा होगा, गाय को भी बांध देते तो गाय स्टाइल देती है जगह पे, इसलिए पुरुष को कभी 1 मिनट में कहीं गाय को पशुओं से जब बांध देते हुए रहती है, जब तक उसका नेक्स्ट टाइम नहीं आता, आपके कोई अपने कोई नहीं, उसके आपके कोई नेक्स्ट जगह जाने का टाइम नहीं होता। तो मान लो पूरे दिन के लिए तो नित्य क्रिया करेगी, एक बार, दो बार, फिर वही, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, एक के बाद एक। इसलिए इस लिपि को नाम देते हैं गोमूत्राक्षर लिपि। क्या नाम देते हैं, गोमूत्राक्षर लिपि। तो लिपि के 4 नाम आते हैं, सेंधव लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, ब्रुस्कोपेदम लिपि, ओवरलैपिंग के कारण, और इसी को ग्रामीण परिभाषा हमारे लैंग्वेज में कह दिया गोमूत्राक्षर लिपि। तो लिपि के नाम हो जाते हैं, और लिपि इंपॉर्टेंट है क्योंकि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और कई बार तो इसे दोनों साइड से लिख देते हैं, तो याद आती है लिपि का नाम आता है सेंधव लिपि, सेंधव लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, ब्रुस्कोपेदम लिपि और गोमूत्राक्षर लिपि। ये लिपियों के नाम है जो काली बंगाल मिली। धातु आप जानते हो दैनिक जीवन में धातु का योग जरूर, खाना भी बनाते हो तो सब्जी काटने के लिए भी चाकू यूज करते हो, चाकू भी तो धातु का बनाता है, तो स्टील का होगा, लोहे का होगा, तो ये लोग भी धातु यूज करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी तांबा। ये लोग तांबा यूज नहीं करते, ये क्या करते, भट्टी रखते और भट्टी में डालते तांबा और इधर से डालते टिन, और दोनों का घोल बनता है, मिक्स करते, और मिक्स करके जो नई चीज बनती है वो बनती थी कांसा, और उसे ठंडा करके धातु का यानी हथियारों का निर्माण करते। इसलिए यहाँ जो धातु यूज की जाती है वो कांसा धातु है, इसलिए सभ्यता को कांस्य की सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ जो धातु यूज की जाती है वो कांसा, इसका मिश्रण है टिन प्लस तांबा बराबर कांसा का प्रयोग करते थे, धातु में कांसा यूज करते थे। और उपनामों में लेकर बात करें अपन, तो एक तो नाम हो जाएगा, मैंने आपको बार-बार बताया, नगरीय सभ्यता। एक तो सीधा सीधा नाम हो गया नगरीय सभ्यता, ये तो सीधे सीधे। अब उस स्टेटमेंट जो मैंने आपको डायग्राम बनाया उसमें आद्य इतिहास में पढ़ाया सब कुछ, आद्य इतिहास में पढ़ाया सभ्यता को, इसलिए इसको नाम देते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तीसरा जो पढ़ाया है वो तीसरा है भाई सिंधु घाटी की, तो सिंधुकालीन, सिंधुकालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा मान लो आप किसी के घर पे पहली बार जाओ और आप घर को देखकर ये बता सकते हो कि इसकी आर्थिक रूप से कैसी स्थिति होगी, घर को देखकर पता लग जाएगा, लग जाता है। तो यहाँ तो घर का कच्ची ईंटों से था, और कच्ची ईंटों से होने के कारण के लिए स्टेटमेंट दे दिया 3 ईंट की बस्ती, 3 ईंट की बस्ती कह दिया इसको। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन सा नाम है इसका, तो एक बताते हैं या पुरुषों की नहीं चलती थी, जितनी भी मृण मूर्तियां मिली महिलाओं की मिली हैं, पुरुषों का कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो उनको लगा कि महिलाओं का ही या प्रधानता होगी, तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता। और सबसे बड़ी बात है दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कह दिया, दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। ये प्रारंभिक स्टेटमेंट है, अब केवल अपनी खुदाई बच गई है, मैं खुदवाता चलूंगा, स्टेटमेंट बताता चलूंगा, आप उसके लॉजिकली दो चीज नहीं बनाएंगे उसमें से, जो चीज मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। यही सभ्यता लंबी चौड़ी पड़ती है पढ़ने में, बाकी किसी में टाइम नहीं लगता था। हो जाएगा। तो
अगर हम बात करें कृषि में क्या करते हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चना, तो कैसी कृषि हो गई? संयुक्त। विश्व में सर्वप्रथम जोते हुए खेत कहां से मिले? कालीबंगाल। काटी और रेखा कहां से मिली? कालीबंगाल। तो एक ही खेत में अधिक फसल करने का साथ देती है। लिपि क्या होगी? सेंद्र लिपि, भाव चित्रात्मक, भ्रुस्कोभेदम, गोमूत्राक्षर, धातु का उपयोग करेंगे कांसा, कांसा की धातु से मिलकर बना टिन और तांबा। क्या नाम है इसका? नगरीय सभ्यता, आद्यैतिहासिक सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, दिनहीन की बस्ती, मात्र सत्तात्मक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। किसने कहा? दशरथ शर्मा। अब इसके स्टेटमेंट खुदाई वाले लेकर आते हैं कि खुदाई में क्या क्या मिला, वो आप खुद ही अनुमान लगाओगे। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ये मिला तो इससे ये बन सकता है। ठीक है, चलेगा आगे? बन गया? चले आगे देखो। इसमें अपन निकालेंगे साक्ष्य। देखिए साक्ष्य, इसमें देखो ऊपर सबसे पहले क्या खुदाई कर भाई, और इस खुदाई में सबसे पहले उन्होंने खुदाई की जिसमें मृण मूर्तियां मिली। मृण मूर्ति या मृत भांड मिले। ये देखो इन दोनों में क्या कनेक्शन क्या है? एक कॉमन चीज मिट्टी की है, मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन, दोनों अलग अलग हैं। मूर्तियों का यूज अक्सर अपन किस चीज में करते हैं? हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ आराधना करने के लिए, या बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां मिली और ऐसी कंडीशन मिली जिसकी आराधना करते हो। अब मूर्तियां मिलती है, मूर्तियों से पता नहीं कर सकते कि ये मूर्ति देवी की या देवता की है, तो शोध के लिए भेजा गया। तो शोध में भेजने के कारण इसका शोध करवाया, देखिए मूर्ति किसकी देवी या देवता की। तो उन्होंने कहा शोध में पता किया है ये किसी देवी की है, महिला की मूर्ति है। अब देखो मूर्तियां मिली है, सारी सारी महिलाओं की मिली है, तो उन्होंने बताया कि किसी महिला की है, तो इसका मतलब ये देवताओं की बजाय देवियों को पूजने पर विश्वास करते होंगे। लेकिन आप शोध कीजिए कौन सी देवी है, ये चीज को शोध में पता ही नहीं पाया कि देवी कौन सी है, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे नाम दे दिया। ये लोग मृण मूर्तियों से पता चलता है कि किसकी पूजा करते होंगे, माता किसी देवी की पूजते देवी का स्टेटमेंट निकाल पाए। सारी सारी जगह से केवल महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, जगह जगह सच क्या पुरुषों का कोई स्टेटमेंट नहीं। इसका मतलब है बोलने वाली महिलाओं का होता होगा, पुरुषों की मूर्तियां नहीं बना दी होंगी। इसलिए यहाँ इनका समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक यानी महिला प्रधान होता होगा, मात्र सत्तात्मक या महिला प्रधान होता होगा। ठीक है, तो मान लिया महिला प्रधान समाज होगा। मृत भांड में बात करें तो आप ध्यान रखोगे मृत भांडों में यहाँ लाल मृत भांड मिले, या सारे के सारे मृत भांड वो लाल मिले। अब एक लाइन लिखी आपके पेपर में कि एक लाइन की लाल रंग के मृत भांड मिले जिन पर काले और सफेद रंग की धारियां मिली। ये जानकारी कौन सी सभ्यता देती है? तो कालीबंगा। कालीबंगा में लाल मृत भांड मिलेंगे जिन पर धारियां मिलेंगी दो रंगों की, एक काले रंग की और एक सफेद रंग की। और काले में सफेद रंग की क्या मिली धारियां? ये मृत भांडों का क्वेश्चन हो गया। सबसे मेन बात है लाल और काले रंग के मृत भांड मिलते हैं आहड़ से, लेकिन केवल लाल मृत भांड कहां से मिलते हैं? दोनों में अंतर है, लाल और काले दोनों टाइप के मृत भांड कहां से मिलेंगे? आहड़ से। केवल लाल मृत भांड कहां से मिलेंगे? कालीबंगा। और उन मृत भांडों पे दो रंग की रेखा मिलेगी, किसकी? काले और सफेद की। अब यहाँ एक और चीज मिली, या एक और चीज क्या मिली यहाँ बताते हैं। या जो घर मिले इन घरों में अलंकृत फर्श मिला है, घरों में यहाँ से मिला है अलंकृत फर्श। अलंकृत फर्श यानी कि यहाँ लोग स्थायी निवासी होते होंगे, फर्श में पूरी डिजाइनिंग बना के रहते थे, तो अलंकृत फर्श मिला। और तीसरा चौथा स्टेटमेंट क्या बनेगा अलंकृत फर्श के अलावा? यहाँ बताते हैं एक तंदूरी चूल्हा मिला, एक तंदूरी चूल्हा मिला, और जो चूल्हा मिला है इस पर एक मोहर लगी मिली है, और इस पर मोहर लगी मिली। इसका मतलब एक चूल्हा मिला है तंदूरी चूल्हा, उस पर मोहर लगी मिली है, और वो बात की नहीं थी, वो मोहर थी मेसोपोटामिया की। कहाँ की मोहर लगी मिली है? मेसोपोटामिया। अब मुझे बात बताओ, मेसोपोटामिया नाम की जगह ईरान में कहाँ स्थित है? ईरान में। अब मैं आपसे कहूं मोहर ऐसे तो नहीं आंधी चली थी हवा में, क्या मोहर चूल्हे पे लगी और वापस लौट गई, ऐसा थोड़ी। इसका मतलब ये लोग आए होंगे, कुछ रहे होंगे, मोहर का यूज किया होगा, तो इसका मतलब मेसोपोटामिया के लोग कहाँ आते थे? कालीबंगा। तो कालीबंगा का ईरान है मेसोपोटामिया से। लेकिन यहाँ ये बताते हैं एक चूल्हा मिला, एक चूल्हा मिला यानी खाना कम बनता होगा, एक चूल्हे से काम चल जाता है, खाना कम बनता होगा। खाना कम बनेगा, परिवार छोटा होगा, और परिवार छोटा होता है कैसा परिवार प्रणाली होगी? एकाकी परिवार प्रणाली। ये क्या बताता है? एकाकी परिवार प्रणाली कौन बताता है? हमें मिलता है किसी चाहिए, हमें मानित लगा एक तंदूरी चूल्हा मिला जिस पर मोहर लगी मिली मेसोपोटामिया की, तो पता चला व्यापारिक संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से। एक चूल्हा खाना कम बनता होगा, छोटा परिवार कैसे परिवार प्रणाली थी? एकाकी या एकल परिवार प्रणाली का प्रावधान था। यहाँ घरों से क्या मिला? 7 हवन कुंड मिले, 7 हवन कुंड मिले, अग्निकुंड मिले जिनमें हड्डियां मिली, 7 हवन कुंड मिले और 7 हवन कुंड में हड्डियां मिली। इसका मतलब हवन कुंड यानी धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, लेकिन हवन कुंड में हड्डियों का मिलना ये क्या करते हैं? इसका मतलब ये है यज्ञों के दौरान या तो यज्ञ होते होंगे, और यज्ञों के दौरान किसी न किसी की बलि चढ़ाई जाती है, जिसकी बलि चढ़ाई जाती है उसे आहुति देनी होती है उसमें। इसका मतलब यज्ञ कुंड में अग्निकुंड में हड्डियों का मिलना बलि प्रथा का ओर इशारा करता है। इसका मतलब राजस्थान की ऐसी सभ्यता जिसमें बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है, वो कौन सी मानी जाएगी? कालीबंगा। तो सारी चीजें दूसरे जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया मृत भांड मिला तो सारी की सारी मूर्तियां किसकी मिली? देवी। देवी महिला होती है, पुरुष महिला तो देवी किसकी पूजा करते हैं? माता देवी। समाज के साथ मात्र सत्तात्मक महिला प्रधान। मृत भांड किस रंग के मिले? इनमें कितने रंग की धारियां? दो, सफेद और घरों में कैसा फर्श मिला? एक क्या मिला भाई? मोहर का लगी मिली। किससे व्यापार क्या बनाते होंगे? खाना कम। कैसा परिवार? 7 क्या मिले? हवन कुंड। हवन कुंड में के लिए हड्डियां जो किसी प्रकार की बताइए बलि प्रथा। एक स्टेटमेंट बनाते चलो। इसके बाद जस्ट नीचे मृत भांड के नीचे सेकंड लाइन बनाएंगे। मातृ देवी की आराधना की जाती थी, मातृ देवी की आराधना की जाती थी, मातृ देवी की आराधना की जाती थी। इसके लिए लाइन इनका समाज मात्र सत्तात्मक पब्लिक महिला प्रधान था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक पब्लिक महिला प्रधान था। समाज मात्र सत्तात्मक पब्लिक महिला प्रधान था। नेक्स्ट आता है घरों में अलंकृत फर्श मिले, घरों में अलंकृत फर्श मिले। नेक्स्ट यहां लाल रंग के मृत भांड मिले, यहां लाल रंग के मृत भांड मिले जिन पर सफेद व काले रंग की, जिन पर सफेद व काले रंग की धारियां मिली, जिन पर सफेद व काले रंग की धारियां मिली। नेक्स्ट लाइन एक तंदूरी चूल्हा मिला, एक तंदूरी चूल्हा मिला जिस पर मेसोपोटामिया की मोहर लगी मिली, जिस पर मेसोपोटामिया की मोहर लगी मिली। अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ के लोगों का व्यापारिक संबंध, यहाँ के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के लोगों से था, मेसोपोटामिया के लोगों से था। एकाकी या एकल परिवार प्रणाली थी। अगली लाइन है एकाकी परिवार प्रणाली थी। और नेक्स्ट लाइन आएगी यहां 7 हवन कुंड या अग्निकुंड मिले, 7 हवन कुंड या अग्निकुंड मिले जिनमें हड्डियां मिली। क्या हो गया? जिनमें हड्डियां मिली। नेक्स्ट लाइन है बलि प्रथा का प्रचलन था, बलि प्रथा का प्रचलन था। अब दूसरा देखो स्टेटमेंट, यहां देखो मृत पात्र मिले भाई, मैंने आपसे लिख दिया मृत पात्र मिले, और मृत पात्रों पर चित्रांकन बना मिला है, मिट्टी के पात्र बने मिले हैं उन पर चित्रांकन बना मिला है। चित्रांकन में अगर हम बात करें हिरण मिला है, कछुआ मिला है, पशु पक्षी, पक्षियों का फूल पत्तियों का चित्रांकन मिला है। यानी यहां से मृत पात्र मिले और मिट्टी के पात्र थे उन पर चित्र मिले, हिरण के, कछुआ के, खरगोश के, फूल पत्ती के। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां जो बनी मिली हैं
और मिट्टी की मूर्ति यानी मिट्टी की आकृति किनकी बनी मिली है? तो मिट्टी की आकृति में हमें कुछ आकृतियां मिली है। और मिट्टी की आकृति में अगर हम बात करें तो मिट्टी की कुछ चीजें मिली है, जिसमें हाथी, चूहा, कुत्ता। ये मिट्टी की आकृति 3 आकृति मिली है। मिट्टी का क्या क्या बना हुआ मिला है? हाथी, चूहा, कुत्ता। और पक्षियों में बात करें, पंख फैलाए बगुला। पक्षियों में मिला है पंख फैलाए बगुला। अब यह मिट्टी की बनी डिजाइन एक तो चित्र बने मिले पात्रों पे, तो हिरण, कछुआ, फूलपति। और मिट्टी की आकृति में हाथी, चूहा, कुत्ता, पक्षियों में गुलसा है, बगुला। यहां से 3 आकृतियां मिली, मानव आकृति। यहां से 3 मानव आकृति मिली है। और मानव आकृति की एक ही डिजाइन मिली है, भग्नावस्था। भग्नावस्था का क्या होगा? भागते हुए। भग्नावस्था यानी कि तो 3 मानव आकृतियां मिली है भग्नावस्था में। और अगर हम बात करें यहां से मिट्टी की एक वृषभ आकृति मिली है, जो कला कौशल की सबसे ज्यादा उदाहरण देती है, सबसे अच्छा उदाहरण देती है। मिट्टी का वृषभ आकृति मिली है, वृषभ की आकृति मिली है। ये मिट्टी की सारी चीजें मिट्टी के चित्र बने मिले, मृत पात्र, हिरण, कछुआ, फूलपति। मिट्टी की आकृति में हाथी, चूहा, कुत्ता, पंख फैलाए, पक्षियों में गुलसा, बगुला। 3 मानव आकृति मिली है, कैसी डिजाइन में भागते हुए मिट्टी की वृषभ आकृति मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बताया जाता है यहां से एक तस्वीर मिली है, एक तस्वीर मिली। और तस्वीर में डिजाइन है, एक पुरुष है और एक पुरुष एक पशु को लेकर आगे बढ़ रहा है। और एक पशु को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पालतू होगा। अगर इस पशु की पहचान कर लेते पता चलेगा किसको पालते होंगे। इसकी पहचान की, इसकी पहचान हुई ऊंट के रूप में। तो यहां के लोग काय का पालन करते थे? ऊंट का। एक तस्वीर में पता चला व्यक्ति पशु को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसने शोध किया तो पशु क्या निकला? ऊंट। तो काय का पालन करते थे? ऊंट का। सबसे बड़ी बात है यह खोपड़ी में मिली है। या क्या मिली है? और खोपड़ी में मिले 6 छेद, छिद्र। ये देखो खोपड़ी में मिले 6 छिद्र, छेद हो गए। हां 6 छिद्र मिले। अब खोपड़ी मिली तो खोपड़ी का शोध किया गया। उन्हें पता था कोई व्यक्ति मर गया, उसकी खोपड़ी में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छेद क्यों मिले? शोध का विषय छिद्र क्यों मिले? तो छिद्र मिलने के बाद शोध किया गया तो एक बीमारी निकली, हाइड्रेस प्लीज की। हाइड्रेस प्लीज की बीमारी मिली तो हम ये कह सकते हैं रोग मिला। इसे को नाम देते कपालभाति रोग, कपालभाति रोग। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा छिद्र क्यों मिले? छिद्र इसलिए मिले, आजकल आपको किसी चीज का स्कैन करना है बॉडी में करवाना, तो आप जाइए, इतनी मशीनें टेक्निकल मेडिकल डिपार्टमेंट में विकसित हो चुका है, आपकी हर चीज का स्कैन करके बताया जा सकता है आपकी हड्डी कहां से टूटी हुई है, कहां से टेढ़ी हो गई है, कैसे सूदी करवाना है, सीधी करवाना। तो कैसे करना है? पहले मेडिकल डिपार्टमेंट में विकसित नहीं था, तो पहले तो देसी इलाज चलता था। अगर खोपड़ी में कोई कमी हो गई है तो ये लोग खोपड़ी में छिद्र करके इलाज करते थे। इसका मतलब ये चिकित्सा शल्य चिकित्सा। आपको एक ही छिद्र करना, 6 क्यों किया? 6 इसलिए कि अंदर वाला मामला भी देखना पड़ेगा, कहां पड़े। स्कैनिंग में मशीन तो बता देती है, तो वहां क्या करता था डॉक्टर? 6 छिद्र करता था, 6 एंगलों से देखना पड़ता था अंदर क्या गड़बड़ है। अब ये मुझे बात तो ऐसा नहीं, खोपड़ी के अंदर लाइट आती है, स्विच जब दबाया लाइट जल जाएगी। तो एक छिद्र लगाता था टॉर्च और एक छिद्र लगाता था, तो सारा मामला देख लेता था अंदर का। और जाए तो मामला है तो छिद्र में डालो, सारी चीजें सही कर दी जाती थी। तो ये इलाज है देसी। और इस देसी इलाज को कहते हैं शल्य चिकित्सा। क्या कहते हैं? ये क्या बताती है? खोपड़ी, खोपड़ी में कितने छिद्र मिले? 6। और 6 छिद्र बताते हैं कि इसमें रोग कौन सा था? हाइड्रेस प्लीज। और देसी इलाज का नाम दिया शल्य चिकित्सा कि 6 छिद्रों में आप एक साइड से टॉर्च लगाओगे, एक साइड से आंख लगाओगे और पूरा मामला देख लोगे अंदर वाला। तो ये कैसी चिकित्सा हो गई? शल्य चिकित्सा। इसका मतलब मृत पात्र मिट्टी के बर्तन में चित्र किससे मिले? हिरण के, कछुआ, फूलपति। तस्वीर मिली व्यक्ति किसको लेकर आगे बढ़ा है? ऊंट को। तो ऊंट पालन की जानकारी कहां से? कालीबंगा से। इसके बाद मैंने आपको बताया मिट्टी की आकृति में क्या मिला? हाथी, चूहा, कुत्ता, पक्षियों में पंख फैलाए, बगुला। मानव आकृति 3 मिली, कैसी अवस्था में भाग रही है, ऐसे कोई काम नहीं है। मिट्टी की वृषभ आकृति मिली, एक खोपड़ी मिली, कितने छिद्र मिले? रोग कौन सा और चिकित्सा कौन सी? कहां से मिली चिकित्सा? कालीबंगा से। देखो एक बार 6 छेद करके थोड़ी निकाला जादू, बिना छेद के हो जाता काला जादू। क्या हो सकता है? सजा भी हो सकती है, लेकिन रोग मिलने के कारण ये सारी चीजें पीछे हो गई। रोग भी तो मिला साथ में, तो रोग का इसका इलाज करेंगे और तो कोई खोपड़ी मिली, बिना रोग की मिल सकती है। भाई बिना रोग की मिलती तो कह देते कोई और भी अनुमान है, लेकिन साथ में रोग भी तो मिला है। रोग का तो संबंध इलाज से है, इसलिए चिकित्सा कौन सी बताती? शल्य चिकित्सा। अगर रोग नहीं मिलता तो मैं भी अलग सोच बताता हूं, रोग के साथ साथ एक ही चीज का चिकित्सा मैंने एक अनुमान लगाने को चीजें मिलती जाएंगी, आप अनुमान लगाओ। नेक्स्ट लाइन लिखो, मृत पात्रों पर मृत पात्रों पर चित्रांकन मिला। देखो मृत पात्रों पर चित्रांकन मिला, हिरण, कछुआ, फूलपति। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मिट्टी की आकृतियां बनी मिली, मिट्टी की आकृतियां बनी मिली जिनमें हाथी, चूहा, कुत्ता। मिट्टी की आकृतियां बनी मिली, हाथी, चूहा, कुत्ता। और नेक्स्ट लाइन में लिखना पक्षियों में मिट्टी का, ठीक है, पक्षियों में मिट्टी का पंख फैलाए हुए बगुला मिला, पंख फैलाए बगुला मिला। बगुला सबका मिलना चाहिए। मिट्टी की 3 मानव आकृति मिली, मिट्टी की 3 मानव आकृति मिली जो भग्नावस्था में थी, यानी भाग रही हैं। मिट्टी की वृषभ आकृति मिली, मिट्टी की वृषभ आकृति मिली, वृषभ आकृति मिली। ठीक है, एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे, एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे, एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे। नेक्स्ट लाइन लिखना शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली। और नेक्स्ट लाइन में लिखोगे हाइड्रेस प्लीज या कपालभाति रोग की जानकारी मिली, हाइड्रेस प्लीज या कपालभाति रोग की जानकारी मिली। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें और क्या मिला यहां से, देखो सबसे मेन बात है यहां अगर बात करोगे तो यहां देखो कब्रें मिली अंडाकार, या जो कब्रें हैं वो कब्रें मिली अंडाकार, ये इंपॉर्टेंट देखेंगे एक बार, कब्रें मिली अंडाकार। अब मैं आपसे ये कहूं कब्रें अंडाकार मिली हैं, या इन अंडाकार कब्रों को क्या कहते हैं? चिरायु। क्या कहा गया? मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कालीबंगा से अंडाकार कब्रें मिली जिन्हें चिरायु कहा गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कब्रों का क्या सीक्वेंस था, किसी मृत व्यक्ति को कब्र मिली तो दफनाएंगे जलाएंगे, तो यहां मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा बता सकते हैं, कब्र मिली तो मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी। लेकिन एक और कंडीशन यहां से मिली है, हमेशा दफनाते समय व्यक्ति के पैर होते थे वो दक्षिण दिशा में, पैर हमेशा कहां रखते थे? इसका मतलब सिर कहां जाएगा? सिर कहां जाएगा? सही उत्तर पहुंच जाएगा, ऐसे तो नहीं, पैर तो दक्षिण में, सिर ऊपर रहेगा, पैर दक्षिण में तो सिर कहां जाएगा? उत्तर में। तो इसका मतलब उत्तर दक्षिण दिशा, पैर हमेशा कहां रहेंगे? दक्षिण में, सिर कहां जाएगा? उत्तर में। अब बात करें सबसे बड़ी गंभीर बात क्या हुई, लोग सोचने लगे थे अद्भुत चीज मिली कब्र में, एक अद्भुत चीज क्या मिली? एक युग्मित कब्र मिली, युग्मित कब्र। अब आप युग्मित क्या होता है? युग्मित यानी जोड़े में, और कब्र में 2 कंकाल एक साथ मिले, और 2 कंकाल मिले तो उनको देखा गया 2 एक साथ कैसे? यहां भी देखो, अब इनको निकाला गया, निकालने के बाद देखा एक तो है पुरुष और एक है मामला, पानी मिले। अब इन्होंने कहा कब्र में ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी एक कब्र में 2 लोगों को दफनाया नहीं जाता, तो कोई तो रीजन है, तो इसमें और सोच किया भाई क्या है? तो इसका मतलब यह है एक कब्र में 2 लोग, एक महिला पुरुष तभी हो सकते हैं जब एक पुरुष की मृत्यु हो तो महिला सती होती होगी, यानी जीवित समाधि लेती होगी उसी समाधि में। इसका मतलब सती प्रथा का प्रचलन भी था, सती प्रथा का प्रचलन होता होगा, ये हमने बता दिया कि सती प्रथा का प्रचलन था। इसका मतलब कब्रें मिली अंडाकार, अंडाकार कब्रों को क्या कहते थे? चिरायु। दफनाने की प्रथा पैर में सकार देते थे दक्षिण में, युग्मित कब्रें मिली जो क्या जानकारी देती है? सती प्रथा की। इसके बाद ये बताते हैं इसका पतन का कारण कि कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण क्या था। तो कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण 2 लोग बताते हैं, एक बताता है गोपीनाथ शर्मा और एक बताता है गर्टज।
गोपीनाथ शर्मा कहता है कि इसके दमन का पतन का कारण था प्राकृतिक प्रकोप यानी भूकंप। प्राकृतिक प्रकोप यानी भूकंप। और ये बताते हैं घटित बताता है महामारी। महामारी की बीमारी थी, उस बीमारी के तहत इसका पतन हुआ। और ये बताते हैं इसकी खुदी चीजों को लोग देखने आए तो यहाँ बनाया गया था संग्रहालय, जिसे कहते हैं कालीबंगा संग्रहालय। और ये बनाया गया था 1985-86 में। ये चीजें जुड़ी हुई है। तो अंडाकार कब्र मिली जिन्हें क्या कहेंगे चिरायु। इसका मतलब यहाँ के लोगों में मृत व्यक्ति को काय की प्रथा थी दफनाने की। पैर की तरफ कहेंगे दक्षिण। एक कब्र मिली युग्मित कब्र, इसका मतलब काय की प्रथा थी सती प्रथा। पतन का कारण गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है प्राकृतिक प्रकोप भूकंप। घटित कहता है महामारी की बीमारी। और कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया 1985-86 में। ये दी एंड। देखो इसको यहाँ अंडाकार कब्र मिली जिन्हें चिरायु कहा गया। यहाँ अंडाकार कब्र मिली जिन्हें चिरायु कहा गया। नेक्स्ट, यहाँ मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी। यहाँ मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी। अरे कुछ ज्यादा तोड़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ मृत व्यक्ति को दफनाते समय पैर हमेशा दक्षिण में रखते थे। पैर हमेशा दक्षिण में रखते थे। अपना पैर हमेशा दक्षिण में रखते थे। नेक्स्ट लिखना, यहां से युग्मित कब्रें मिली हैं। यहां से युग्मित कब्रें मिली हैं जो सती प्रथा का उल्लेख देती हैं। जो सती प्रथा का उल्लेख देती हैं। नेक्स्ट, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा के पतन का कारण प्राकृतिक प्रकोप कोष्ठक में भूकंप था। प्राकृतिक प्रकोप कोष्ठक में भूकंप था। नेक्स्ट लिखना, गर्टज के अनुसार पतन का कारण महामारी की बीमारी थी। गर्टज के अनुसार कालीबंगा के पतन का कारण महामारी की बीमारी थी। गर्टज के अनुसार कालीबंगा के पतन का कारण महामारी की बीमारी थी। और इसके बाद लिखना, कालीबंगा संग्रहालय 1985-86 में बनाया गया। नहीं लड़ो मत, अभी छोड़ देंगे। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना का निर्माण 1985-86 में किया गया। ये हो गई कालीबंगा फिनिश। ये कालीबंगा है। देखो खूब सारा मेट्रो हो गया सर, खूब लंबी हो गई है ना। इसमें कुछ कम कर भी तो 5-7 चीजें मैंने बिना काम की चीजों को छेड़ा ही नहीं। इसमें काम की चीजें सारी हैं, जो काम की नहीं उनको छेड़ा मुश्किल गलत है, कोई मतलब नहीं उनका। ठीक है, चलिए अब बाकी की सभ्यता स्टार्ट कर दे। स्टार्ट। छुट्टी नहीं है आपकी, थोड़ी छुट्टी आपकी तो यहाँ रहेंगी। अब तो मैं देखूंगा जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो दिखते रहेंगे। चलिए कल स्टार्ट करेंगे ना, पढ़ा दें। चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज लिख लो कालीबंगा में, खत्म नहीं हुई है। देखो कालीबंगा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेजेंट में पेपर में आई, कालीबंगा में 5 स्तर मिले। कालीबंगा मिले 5 स्तर, और 5 स्तरों को हमने 2 भागों में बांट लिया, फर्स्ट और सेकंड स्तर, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये स्तर। ये देखो एक बार कालीबंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा कि कालीबंगा में 5 स्तर मिले, 2 भागों में बांटे, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें क्या है, इसमें मिला सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता से पहले के साक्ष्य मिले इसमें। और जो तीसरा चौथा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिले। सिंधु सभ्यता के समकालीन साक्ष्य मिले। ये चीज आप ध्यान रखना क्योंकि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम के एग्जाम मिले। तो कालीबंगा में कुल कितने स्तर मिले भाई? 5। यहां कुल 5 स्तर मिले, यानी सभ्यता के कुल 5 स्तर मिले। और 5 स्तरों में फर्स्ट और सेकंड स्तर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्तर, ये 2 स्टेटमेंट, पहला जो दूसरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जानकारी देता है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जानकारी देती है। तो इसमें लिखना विशेष, इनमें सिंधु सभ्यता से पहले की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता से पहले की जानकारी मिलती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पहले साक्ष्य मिलते हैं, उससे पहले की जानकारी यहां से। और तीसरा, चौथा और पांचवा यहां से सिंधु सभ्यता के समकालीन समय की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के समकालीन समय की जानकारी मिलती है। ये पूरी कालीबंगा, बाकी क्या पढ़ेंगे, पलायन करेंगे ना।